हाँ तो नमस्ते प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चे, कल से आप लोगों का हिंदी का परीक्षा शुरू हो रहा है। बच्चे, आप लोग बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं, तैयारी किए हैं, लेकिन हम लोग तैयारी का अंतिम रूप दे रहे हैं और इस तैयारी के अंतिम रूप में आज हम लोग हिंदी व्याकरण के बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। प्यारे बच्चों, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है ना? बहुत ज्यादा जरूरी। और आज तो प्यारे बच्चों सबसे अंतिम दिन है आपके तैयारी का, सबसे अंतिम दिन। कल से आप लोग शायद इस समय तक होते होते परीक्षा जाने की तैयारी में लग जाएंगे कि चलो अब परीक्षा सेंटर पे निकलने की तैयारी करते हैं। लेकिन अभी प्यारे बच्चों हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, यानी कि अभी 24 घंटा लगभग समय आपके पास बचा हुआ है। तो इस 24 घंटा में हमसे जितना हो सकता है उतना हम आप लोगों को देने का प्रयास करेंगे। हम अपना 100% देंगे। बस आप लोग अपने आप से एक वादा करिएगा कि हम परीक्षा में अपना 100% दें। ठीक है ना? आप लोग वादा करिएगा कि हम 100% दें, उसमें कहीं चूक नहीं होनी चाहिए। तो आइए आज प्यारे बच्चे आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से हिंदी व्याकरण का एक एक क्वेश्चन करवाते हैं। हिंदी व्याकरण का संपूर्ण क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। हिंदी व्याकरण का पूरा क्वेश्चन प्यारे बच्चे आप लोगों को करवाने वाले हैं। तो एक बार जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए। जो भी बच्चे क्लास को शेयर नहीं किए हैं तो आप सभी बच्चों से हमारा ये आग्रह है कि एक बार फटाफट से आप लोग क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि बिहार के तमाम बच्चों के पास, बिहार के सभी बच्चों के पास आज का नोटिफिकेशन चला जाए। तो चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग क्लास को शेयर भी कर दीजिए। ठीक है ना? सभी बच्चे मिल करके क्लास को शेयर कर दीजिए। आइए प्यारे बच्चे, आज हम लोग सबसे पहले क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं आपको बता दें। तो प्यारे बच्चों हम लोग ना एक एक चीज, सब कुछ का प्यारे बच्चों आज ऑब्जेक्टिव देखेंगे। आज हम लोग यहां से शुरू करेंगे। वर्ण देखेंगे। ठीक है? वर्ण के बाद प्यारे बच्चों शब्द देखेंगे, वाक्य देखेंगे, संज्ञा देखेंगे, सर्वनाम देखेंगे, क्रिया देखेंगे, लिंग का ऑब्जेक्टिव देखेंगे, पुरुष हो गया, वचन हो गया, कारक हो गया, उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। इसके अलावा विपरीतार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, अनेक शब्दों के एक शब्द। यानी आपके परीक्षा में जहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक्स प्यारे बच्चे आज हम लोग कवर करेंगे। ठीक है ना? आपके परीक्षा में जहां से भी प्रश्न पूछे जाते हैं सब कुछ प्यारे बच्चे आज हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है ना? हाँ, तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। थोड़ा जल्दी जल्दी आप लोग जवाब बताते जाइएगा ताकि हर एक क्वेश्चन को प्यारे बच्चे आप लोग याद करते जाए। ठीक है ना? हम चाहते हैं कि हर एक क्वेश्चन आपके सामने से गुजरे ताकि जब परीक्षा में आए तो आप लोग उसका खूब बढ़िया से जवाब बता दें। तो चलिए पहला नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब बताइए। क्वेश्चन कह रहा है कि का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन है कि का वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है। प्यारे बच्चों, का वर्ग, का, ख, ग, घ, ये सबका उच्चारण स्थान कंठ होता है। तो पहला का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आइए भाई दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि पा का उच्चारण स्थान क्या है। पा, तो प्यारे बच्चों पा, फा, बा, भा, मा, यानी कि पूरा जो पा वर्ग है उसका उच्चारण स्थान ओठ होता है, या तो फिर इसी को प्यारे बच्चे ओष्ठ लिखा जाता है। इसी को ओष्ठ लिखा जाता है, ध्यान रखिएगा। आगे बताओ, यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो एक किस में बदल जाता है। तो यदि एक के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए तो ए है जो किस में बदलता है, ए में बदल जाता है। आगे बताइए, द का उच्चारण स्थान क्या है। द का उच्चारण स्थान, तो द का उच्चारण स्थान दंत होता है प्यारे बच्चों, याद रखिएगा।
आगे बताइए। और हाँ, एक बात और बता दें, आज शाम में 6 बजे जो क्लास चलेगा प्यारे बच्चों, आज शाम 6 बजे जो क्लास चलेगा, आप लोग हर हालत में इस क्लास को पूरा कंप्लीट करिएगा, ठीक है ना। आज शाम 6 बजे जो क्लास चलेगा उसको आप लोग पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। आज शाम 6 बजे वाला क्लास किसी भी हाल में प्यारे बच्चों छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि यह क्लास आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट क्लास होगा, ठीक है ना। तो आज चाहे कुछ भी हो, लेकिन यह क्लास आप लोग कंप्लीट करिएगा। बताइए, व्यंजनों के अंत में अगर हलंत लग जाता है तो उसका मान क्या हो जाता है? अगर किसी भी व्यंजन में किसी भी मतलब जैसे मान लिया जाए कि लिखते हैं माँ और इसमें हलंत लगा दिए, कोई भी वर्ण है उसमें ये हलंत लगा दिए तो उसका मान आधा हो जाता है, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि दीर्घई वर्ण क्या है? जैसे ही नाम आ गया दीर्घई यानी कि दीर्घ स्वर है। आगे बताइए, ग का उच्चारण स्थान क्या है? 7वां नंबर प्रश्न। ग का उच्चारण स्थान क्या है? तो प्यारे बच्चों, क, ख, ग, घ ये सब का उच्चारण स्थान कंठ होता है, तो सी ऑप्शन होगा। अंगा का उच्चारण स्थान, तो चूंकि अंगा भी क ख ग घ में ही आता है तो इसका भी कंठ हो जाएगा। आगे बताइए, आप लोग पढ़ते होंगे ता था दा धा ना, तो ता था दा धा ये सब का प्यारे बच्चों क्या होता है? दंत होता है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे, व्यंजन के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखिएगा, व्यंजन के कितने प्रकार? तो व्यंजन के 3 प्रकार होते हैं। आगे बताइए, टवर्गी न का उच्चारण स्थान क्या है? तो आप लोग टा ठा डा ढ सब पढ़ते हैं, तो टा ठा डा ढ मूर्धा होता है। प्यारे बच्चे, हम आप लोगों को एक ट्रिक बता देते हैं। यहाँ पर ट्रिक, उच्चारण स्थान का ट्रिक बताए थे। क्या ट्रिक बताए थे, याद है आप लोगों को? उच्चारण स्थान याद करने का एक बड़ा जबरदस्त ट्रिक बताए थे, KTM 2 बताए थे ना। क्या ट्रिक बताए थे? KTM 2। इसके सामने लिखिएगा क, इसके सामने लिखिएगा च, इसके सामने लिखिएगा ट, इसके सामने लिखिएगा ता, इसके सामने लिखिएगा प। ठीक है बाबू? अच्छा, अब के से क्या हो गया? के से हो गया कंठ, और टी से हो गया तालु, एम से हो गया मूर्धा, एम से हो गया मूर्धा, डी से हो गया प्यारे बच्चों दंत, और ओ से हो गया ओष्ठ। ठीक है ना? तो अब देख लीजिए, काखा गाघा अंगा का कंठ हो जाएगा, चाचा जाजा इया का तालु हो जाएगा, टाठा डाढ़ा ना का मूर्धा हो जाएगा, ताथा दाधा ना का दंत हो जाएगा, और पाफा बाभा का ओष्ठ हो जाएगा। तो हम आप लोगों को ये जबरदस्त ट्रिक बताए थे, KTM 2, इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों, टा ठा डा ढा ना ये सबका क्या होता है बाबू? मूर्धा होता है। तो 11 का क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। टा ठा डा ढा ना सबका क्या होता है? मूर्धा होता है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक है ना? तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, KTM 2 हम यहां पर गलती लगाए थे, लेकिन जब ट्रिक को देखे तो लगा कि नहीं, हमसे गलती हो गया, हम तुरंत उसको सही कर दिए। तो ट्रिक से प्यारे बच्चों ज्यादा कारगर होगा। परीक्षा में जब ट्रिक से आए तो आप लोग एकदम सही तरीके से इसको बना लीजिएगा। चलिए भाई, 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बताइए, धा का उच्चारण स्थान क्या है? बताओ बाबू, धा का उच्चारण स्थान क्या है? तो धा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? ताथा दा धा है तो दंत हो जाएगा। आगे बताइए, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संपृक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो याद रखना, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संपृक्त हो जाता है तो उसको संपृक्त ध्वनि कहते हैं। संयुक्त हो जाता है तो संपृक्त कहते हैं। आगे, छा का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? 14 नंबर क्वेश्चन, छा का। तो छा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तालु, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, आ, दीर्घई और दीर्घऊ ये सब क्या है? दीर्घ स्वर है। 15 का ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। ठीक है ना? आगे बताइए, फा का उच्चारण स्थान क्या है बाबू? फा का 16 नंबर क्वेश्चन। तो फा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? पा, फा, बा, भा, मा ये सब का ओष्ठ होता है। तो जवाब बी नंबर ऑप्शन होगा। ध्यान रखना बाबू। चलिए, 17 नंबर क्वेश्चन बताइए, टाठा डाढ़ा अभी आप लोग को बताए हैं कि टाठा डाढ़ा का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो टाठा डाढ़ा का उच्चारण स्थान मूर्धा होता है बाबू। ठीक है ना? आगे बताइए, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? 18 नंबर क्वेश्चन बताओ बाबू। स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो स्वर वर्ण के 2 भेद होते हैं। 18 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए,
चा का उच्चारण स्थान क्या है? चा का, तो अभी जस्ट बताएं, चा, छा, झा, झा क्या होता है? तालु होता है। आगे बताओ बाबू, निम्नलिखित में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? बताओ जल्दी से, 20वां नंबर, अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? तो ला को अंतःस्थ व्यंजन कहा जाता है। आगे, एकमात्रिक स्वर निम्न में कौन है जिसमें एक मात्रा का समय लगे? जिस उच्चारण को, मतलब जिस स्वर को बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसको एकमात्रिक स्वर कहते हैं। तो आपको पता होगा कि ह्रस्व स्वर को ही एकमात्रिक स्वर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? 22वां नंबर क्वेश्चन, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है? तो मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, निम्नलिखित चिन्हों में इकहरा उद्धरण चिन्ह कौन सा है? इकहरा उद्धरण चिन्ह किसको कहते हैं प्यारे बच्चों? देखिए, एक कौमा इधर से और एक कौमा इधर से, जैसे मान लीजिए कि कोई शब्द है राम, एक कौमा इधर और एक कौमा इधर, दोनों को अगर हम दोनों तरफ से करते हैं कौमा से बंद, तो इसको कहते हैं इकहरा उद्धरण चिन्ह। आगे बताइए, रा क्या है प्यारे बच्चों? तो आपको पता होगा कि यह एक संयुक्त व्यंजन है। क्या है? संयुक्त व्यंजन है। आगे बता दो, भा का उच्चारण स्थान क्या है? आप लोग पढ़ते होंगे पा, फा, बा, भा, तो भा, तो पा, फा, बा, भा सब ओष्ठ होता है, तो जवाब हो जाएगा 25 का ए नंबर ऑप्शन, ये सब ओष्ठ हो जाएगा बाबू। आगे बताइए, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? 26 नंबर क्वेश्चन, वर्णों के उच्चारण समूह को, तो वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहा जाता है। 26 का ए नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, ला कौन व्यंजन है? ला, तो या, रा, ला, तो ला प्यारे बच्चों अंतःस्थ व्यंजन है। आगे बता दीजिए, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? 28वां नंबर क्वेश्चन, किसकी अंतिम ध्वनि स्वर होती है? तो याद रखिएगा, मुक्ताक्षर की अंतिम ध्वनि स्वर होती है। आगे बताइए, एकमात्रिक उच्चारण को क्या कहते हैं? एकमात्रिक, जिसको बोलने में एक मात्रा का समय लगे उसको ह्रस्व कहा जाता है, तो एकमात्रिक उच्चारण को ह्रस्व कहते हैं। आगे, छात्र, ज्ञा कौन व्यंजन है? छात्र और ज्ञा ये सब कौन व्यंजन है? तो ये सब संयुक्त व्यंजन है, सी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, निम्नलिखित विराम चिन्हों में विस्मयादि बोधक चिन्ह कौन है? प्यारे बच्चों, एक पाई के नीचे एक बूंदा देते हैं ना, इसको कहते हैं विस्मयादि बोधक, ठीक है? तो ये हो जाएगा विस्मयादि बोधक, ध्यान रखिएगा। देखो बाबू, अगर एक पाई के नीचे बुंदा देते हैं तो ये होता है विस्मयादिक बोधक, अगर सिर्फ ऐसे कर दें तो ये कौमा होता है, अगर सिर्फ एक पाई दे दें तो ये क्या होता है? हिंदी में क्या होता है? हिंदी में इसको कहते हैं पूर्ण विराम, और अगर ऐसे दे दे तो ये होता है प्यारे बच्चों योजक चिन्ह, ठीक है ना? तो इन सब चीजों का मतलब याद रखिएगा। आगे बताइए, निम्नलिखित चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? 32 नंबर क्वेश्चन, बताओ बाबू जल्दी से। उर्दू का भी क्लास बाबू शाम को ही चलेगा, उर्दू का भी क्लास शाम 6 बजे से ही चलेगा, चिंता न करिए। कह रहा है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा है? तो ए ऑप्शन सही होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह यही ना है बाबू, ध्यान रखिएगा। आगे बता दीजिए, उच्चारण में वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? वायु प्रक्षेप की दृष्टि से व्यंजन के कितने भेद होते हैं? तो व्यंजन के 2 भेद होते हैं। आगे बताओ, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहा जाता है? 34 नंबर क्वेश्चन बाबू, क्वेश्चन है कि शब्द बोलते समय, ध्यान से सुनिएगा, शब्द बोलते समय अर्थ या उच्चारण की स्पष्टता के लिए जब हम किसी अक्षर पर विशेष बल देते हैं तब इस क्रिया को क्या कहते हैं? इस क्रिया को बलाघात कहते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, निम्न में कौन यहां पर अधम व्यंजन है? 35 नंबर क्वेश्चन, तो जवाब क्या होगा बाबू? स हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी होती है? देखो बाबू, हर एक वर्ग का 5वां वर्ण जो है ना उसको अनुनासिक वर्ण कहते हैं, और इसकी संख्या 5 होती है। जैसे का, खा, गा, घा में अंगा जो हो गया, चाचा जाजा में इया जो हो गया, टाठा डाडा में ना जो हो गया, तो ये सब अनुनासिक वर्ण कहलाता है, ठीक है ना? तो इसकी संख्या 5 होती है। आगे बताइए, निम्न में कौन महाप्राण व्यंजन है बाबू? 37 नंबर क्वेश्चन, महाप्राण व्यंजन, तो महाप्राण व्यंजन कौन है बाबू? ठ है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन अघोष वर्ण है? 38 नंबर क्वेश्चन, बताइए अघोष, तो अघोष वर्ण कौन सा हो जाएगा? छ हो जाएगा। आगे बताओ,
ज का उच्चारण स्थान क्या है? च छ ज, आप लोग पढ़े होंगे। तो ज, तो च छ ज, तो च में आता है तो KTM 2, टी से तालु। चलिए भाई आगे बढ़ती है। हिंदी में उद्धरण चिन्ह के कितने रूप होते हैं? हिंदी में उद्धरण चिन्ह के, तो उद्धरण चिन्ह के 2 रूप होते हैं। आगे बताइए। अब संज्ञा से क्वेश्चन है बाबू। क्या कह रहा है? बुढ़ापे में इंसान बिल्कुल बच्चा बन जाता है। इस वाक्य में बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? क्वेश्चन कह रहा है कि बुढ़ापा कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिएगा कि बुढ़ापा प्यारे बच्चों भाववाचक संज्ञा है, यानी सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन बताइए। आजकल भारतीय पहनावे बदल गए हैं। इस वाक्य में पहनावा कौन सी संज्ञा है? आजकल भारतीय पहनावा बदल गया है। इस वाक्य में पहनावा कौन सी संज्ञा है? तो याद रखिएगा पहनावा। तो प्यारे बच्चों पहनावा भी क्या है? ये भारतीय पहनावा, इस वाक्य में पहनावा, तो पहनावा भी भाववाचक संज्ञा है। दूसरा का सी नंबर ऑप्शन आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण। तो प्यारे बच्चे आपको पता है कि जिसे नापा या तौला जाए उसको द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो नापा या तौला किसको जाता है? देखिए तो जवाब होगा तेल। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन संज्ञा का भेद है? पुरुषवाचक, व्यक्तिवाचक, संबंधवाचक, निजवाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, बाकी कोई संज्ञा का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है? तो जवाब होगा विवेकानंद। ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है। आगे बताइए। मित्र शब्द का भाववाचक, तो मित्र का भाववाचक मित्रता हो जाता है। अगला क्वेश्चन है भाववाचक संज्ञा का उदाहरण बताइए बाबू। भाववाचक संज्ञा का उदाहरण, तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण क्या होगा? सर्दी होगा, ठीक है ना, सर्दी। प्यारे बच्चों याद रखना, जिसको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो भाववाचक संज्ञा में आएगा। भाव मतलब ये होता है भाव प्रकट करना, ठीक है ना, तो उसको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अच्छा, आज तो आप लोग बहुत सारे बच्चे कुछ देर के बाद ये सेंटर पर जाने के लिए, कब तक आप लोग आज घर से निकलेंगे? सेंटर पे जाने के लिए आप लोग अपने घर से आज कब तक निकलेंगे? एक बार टाइम बताइए हमें। बताओ बाबू, सेंटर पे जाने के लिए आप लोग अपने घर से कब तक निकलिएगा? एक बार टाइम बताइए तो जल्दी से। हाँ, अधिकांश बच्चे लिख रहे हैं कि सर 9-10 बजे तक निकल जाएंगे। देखो बाबू, 9-10 बजे तक आप लोग निकलिएगा। एकदम याद करके आधार कार्ड ये सब लेकर के जाइएगा, ठीक है ना। आधार कार्ड, एडमिट कार्ड, ये सब एकदम बढ़िया से लेकर के निकलिएगा, कहीं मिस्टेक से छूट ना जाए। तो इसका आप लोग खास ख्याल रखें, ठीक है बाबू। चलिए आगे बढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बता दीजिए, 8वां नंबर। मैदान में सभा हो रही है, यहां सभा कौन संज्ञा है? तो सभा प्यारे बच्चे समूहवाचक संज्ञा है, क्योंकि सभा में भीड़ भाड़ होता है और जहां भीड़ भाड़ होना उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे, निम्न में भाववाचक संज्ञा कौन है? तो बुढ़ापा भाववाचक संज्ञा होगा। आगे बताइए, कलम शब्द कौन संज्ञा है? तो जब हम कलम बोलते हैं तो दुनिया में जितने सारे कलम हैं सबका बोध हो जा रहा है ना, तो कलम जातिवाचक संज्ञा में आएगा, ए नंबर ऑप्शन। आगे बताइए, सभा शब्द कौन संज्ञा है? 11 नंबर। सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो सभा ये समूहवाचक संज्ञा है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, सुरेश कौन संज्ञा है? 12 नंबर क्वेश्चन बताइए। सुरेश, तो सुरेश कौन संज्ञा है? तो सुरेश व्यक्तिवाचक संज्ञा है, चूंकि किसी व्यक्ति का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। आगे बताओ, तूफान शब्द कौन संज्ञा है? 13 नंबर क्वेश्चन। तूफान शब्द कौन संज्ञा है? तो तूफान, ध्यान रखिएगा, तूफान जातिवाचक संज्ञा है। आगे बताइए, क्वेश्चन है अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है बाबू? 14 नंबर प्रश्न बताइए। अक्टूबर शब्द कौन संज्ञा है? तो अक्टूबर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगे बताइए, गिरोह शब्द कौन संज्ञा है? गिरोह शब्द, तो गिरोह शब्द याद रखिएगा, गिरोह समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। आगे बताओ, पानी शब्द कौन संज्ञा है? 16 नंबर। पानी, तो पानी कौन संज्ञा है बाबू? पानी द्रव्यवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पानी को नापा या तौला जाता है। कहते हैं ना 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, इस तरीके से करके।
आगे बताइए, सिपाही विद्रोह शब्द कौन संज्ञा है? सिपाही विद्रोह, देखो बाबू सिपाही विद्रोह एक गो हुआ है, ठीक है ना। सिपाही विद्रोह जो 1857 में हुआ, इसी को कहा जाता है, तो ये व्यक्तिवाचक में आ जाएगा। आगे बताओ, उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध होता है? उस विकारी शब्द को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा, उस विकारी शब्द को संज्ञा कहते हैं। सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तु अथवा व्यक्ति का बोध हो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है। बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? तो प्यारे बच्चों, दिवाली क्या है? दिवाली, दिवाली व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा, ध्यान रखिएगा। जो खास है, ध्यान रखिएगा कि जो भी दुनिया में खास है वो व्यक्तिवाचक में आएगा। जैसे दिवाली एकदम खास है, दिवाली एक गो होता है, ऐसा सुने हैं कभी कि दिवाली 5-7 गो है, ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। तो दिवाली एकदम खास है, तो 20वां का डी ऑप्शन। अब प्यारे बच्चों, सर्वनाम का क्वेश्चन है, आपने क्या खाया है? इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? पहला नंबर क्वेश्चन बता दो जल्दी से, आपने क्या खाया है, इस वाक्य में क्या कौन सा सर्वनाम है? जवाब होगा प्रश्नवाचक सर्वनाम, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? मैं अपने आप चला जाऊंगा, इस वाक्य में आप कौन सा सर्वनाम है? जवाब होगा निजवाचक सर्वनाम, यानी कि दूसरा का बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। तीसरा बताइए, सर्वनाम का भेद बता दीजिए। तीसरा नंबर, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? देखो बाबू, संज्ञा के 5 भेद, सर्वनाम के 6 भेद। इसमें से कौन सा है जो सर्वनाम का भेद है? तो द्रव्यवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, ये सब तो संज्ञा का भेद है, लेकिन संबंधवाचक ये सर्वनाम का भेद है, याद रखिएगा। आगे बताइए, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है बाबू? चौथा नंबर क्वेश्चन, तो सर्वनाम कौन सा है? संज्ञा के जो बदले में आए तो वह हो जाएगा। आगे बताइए, पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। 5वां नंबर क्वेश्चन, कौन है जो पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो याद रखिएगा कि निश्चयवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद हैं? 6ठा नंबर क्वेश्चन, तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। आगे बताइए, निम्नलिखित में सर्वनाम कौन सा है? 7वां नंबर क्वेश्चन बताइए, कौन सा सर्वनाम है? तो जवाब होगा मैं प्यारे बच्चों, ये ध्यान रखिएगा, सर्वनाम है। आगे बताइए, तुम क्या खा रहे हो, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है? तुम क्या खा रहे हो, यह कौन सा सर्वनाम है? तो तुम क्या खा रहे हो, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आगे बताइए, यह कविता मैंने लिखी है, रेखांकित शब्द कौन सर्वनाम है बाबू? 9वां नंबर क्वेश्चन, यह कविता मैंने लिखी है, मैंने, तो जहां पर मैंने शब्द हो रहा है वहां पर निजता का बोध हो रहा है ना, तो यह क्या हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। आगे बताइए, निम्न में कौन शब्द सर्वनाम है? कौन सा शब्द है जो सर्वनाम है? तो मोहन संज्ञा है, कमला संज्ञा है, गुड़िया संज्ञा, ये संज्ञा है, लेकिन आप क्या हो जाएगा? आप सर्वनाम हो जाएगा, क्योंकि संज्ञा के बदले में आया है। आगे बताइए, मैं आप ही चला आता था, आप ही चला था मतलब हुआ कि मैं अपने आप चला आता था, तो प्यारे बच्चों ये निजवाचक सर्वनाम में आएगा। आगे बताइए, वह औरों को नहीं अपने को सुधार रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? वह औरों को नहीं अपने को, जहां अपने आप का बोध हो उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, हिंदी में कितने सर्वनाम है? 13 नंबर क्वेश्चन, हिंदी में कितने सर्वनाम है? जवाब होगा हिंदी में 11 गो सर्वनाम है। आगे, मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मेरा एक कुत्ता है जो भोपाल से लाया गया है, यह संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। आगे बताइए, यह मेरा छोटा भाई अमित है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? यह मेरा छोटा भाई है, मेरा 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 मतलब ये निश्चय हम बोल रहे हैं कि मेरा छोटा भाई है, तो ये प्यारे बच्चों निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। आगे, ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, कोई आ जाए, कौन आएगा पता नहीं, कोई आ जाए, तो प्यारे बच्चों ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। निश्चय नहीं है, अनिश्चय है कि कोई आ सकता है, ठीक है ना। आगे बताइए, दाल में कुछ गिर गया, इस वाक्य में कुछ किस सर्वनाम का उदाहरण है?
दाल में कुछ गिर गया, तो ये प्यारे बच्चों अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना, दाल में कुछ गिर गया ये अनिश्चयवाचक में आ जाएगा। आगे अब विशेषण वाला क्वेश्चन है बाबू। क्वेश्चन है कि विशेषण के मुख्यतः कितने भेद होते हैं? टोटल जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख रहे हैं ना, हम बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको नहीं बता रहे हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बता रहे हैं। देख लीजिए, हर एक टॉपिक से मात्र 16 क्वेश्चन 17 क्वेश्चन बता रहे हैं। ठीक है ना, ताकि आप लोगों को परीक्षा में लिखना बड़ा आसान हो जाए। किसी टॉपिक में क्वेश्चन ज्यादा हो सकता है। जैसे बताइए, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाता है उसको विशेषण कहते हैं। विशेषण के 4 भेद होता है, वो याद रखिएगा, ए ऑप्शन सही होगा। आगे प्रविशेषण शब्द किसकी विशेषता बतलाता है? तो आपको पता होगा कि जो विशेषण की भी विशेषता बतला दे उसको प्रविशेषण कहते हैं, तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, निम्नलिखित में से विशेषण का भेद नहीं है। कह रहा है कि कौन विशेषण का भेद नहीं है? तो जवाब होगा प्रविशेषण, ये विशेषण का भेद नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन, गुणवाचक विशेषण, चौथा नंबर बाबू, बताओ जल्दी से कौन है गुणवाचक विशेषण? तो जिससे गुण का बोध हो। तो गुण का बोध कहां हो रहा है? अच्छा क्या है बाबू? गुण है, तो यहां गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। आगे बताइए, परिमाणवाचक विशेषण, 5वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है परिमाणवाचक विशेषण क्या है? तो थोड़ा सा, ये क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है, ध्यान रखिएगा। आगे बताओ, विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्द को क्या कहते हैं? तो जो विशेषण की भी विशेषता बतला दे उसको प्रविशेषण कहते हैं। आगे, परिमाणवाचक विशेषण कौन है बाबू? परिमाणवाचक, तो जवाब होगा थोड़ा सा, ये क्या है? परिमाणवाचक हो जाएगा। आगे बताइए, रुचि शब्द का विशेषण, रुचि, हम बोलते हैं ना कि हमको रुचि नहीं है, यानी बोलते हैं ये हमारे लिए रुचिकर नहीं है, तो रुचि का रुचिकर हो जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन, निम्न में नरक का विशेषण कौन सा है? नरक का नारकीय होता है बाबू। अगला, 4 गज मलमल कौन विशेषण है? 4 गज मलमल, तो प्यारे बच्चों 4 गज मलमल अगर हम बोलते हैं तो ये 4 गज, तो ये क्या बता रहा है? ये क्या बता रहा है? 4, यानी कि ये परिमाण है, तो परिमाण बोधक हो जाएगा कि कितना गज मलमल है, तो 4 गज मलमल है, परिमाण बता रहा है। आगे बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो जवाब हो जाएगा बाबू संख्यावाचक विशेषण। क्या होगा? संख्यावाचक विशेषण। कलंक शब्द का विशेषण क्या होगा? कलंकित हो जाएगा, ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, उदय शब्द का विशेषण, उदय का उदित होता है, उदय का उदित, ध्यान रखिएगा, तो यहां पर डी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, बहुत दूध किस विशेषण का उदाहरण है? बहुत दूध, तो बहुत दूध परिमाण बोधक में आ जाएगा। आगे बताइए, ग्राम शब्द का विशेषण क्या होगा बाबू? क्वेश्चन क्या कह रहा है? ग्राम शब्द का विशेषण, तो ग्राम का विशेषण क्या होता है? ग्रामीण होता है, तो याद रखिएगा ग्राम का ग्रामीण हो जाएगा। आगे बताइए, कुछ लोग कौन विशेषण है? कुछ लोग, तो 16 का जवाब क्या होगा? कुछ लोग, ये संख्या बता रहे हैं ना, तो संख्यावाचक हो जाएगा, लेकिन ये अनिश्चित संख्या है, ये भी ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? तो जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाए उसको विशेषण कहा जाता है। आगे बताइए, 50 हाथी किस विशेषण का उदाहरण है? 50 हाथी, 18 नंबर क्वेश्चन, तो 50 हाथी याद रखिएगा संख्यावाचक विशेषण है। आगे बताओ, क्वेश्चन है तालु शब्द का विशेषण क्या होगा? तालु का, 19वां नंबर क्वेश्चन, तो तालु का विशेषण क्या होगा? तालब्य हो जाएगा ना, तालु का तालब्य, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, परिवार शब्द का विशेषण क्या है? परिवार का पारिवारिक होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बताओ बाबू, उपेक्षा शब्द का विशेषण क्या होगा? उपेक्षा का उपेक्षित होता है, सी ऑप्शन। आगे बताइए, दुखी लोगों की मदद करो किस विशेषण का उदाहरण है? यानी कि जो दुखी लोग हैं उसकी मदद करो, तो ये गुण है, तो जवाब होगा गुणवाचक विशेषण। आगे बताइए, नमक शब्द का विशेषण, नमक का नमकीन होता है बाबू। अगला क्वेश्चन बताइए, शेर भर दूध, यह किस विशेषण का उदाहरण है? शेर भर दूध, तो ये परिमाण बता रहा है ना कि दूध कितना है, तो शेर भर है, तो ये परिमाण बोधक विशेषण हो जाएगा। आगे बता दीजिए, सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा? सप्ताह, तो प्यारे बच्चों सप्ताह में 7 दिन, तो सप्ताह का विशेषण साप्ताहिक होता है, साप्ताहिक, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताओ, अंश का विशेषण, अंश का आंशिक होता है, अंश का आंशिक, याद रखिएगा। आगे बताइए, 10 हाथ जगह में कौन विशेषण है? 10 हाथ जगह, तो 10 हाथ जगह ये निश्चित परिमाण बोधक विशेषण में आएगा। अब प्यारे बच्चों
किससे संबंधित क्वेश्चन है? जो क्रिया होता है। बताइए, इसमें ज्यादा क्वेश्चन नहीं होगा, 10-15 क्वेश्चन होगा। मोहन सोहन मुझसे किताब लिखाता है, किस क्रिया का उदाहरण है? मोहन और सोहन दोनों मुझसे किताब लिखाता है, यह प्रेरणार्थक क्रिया है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, जो क्रिया होता है उसका मूल क्या है? तो क्रिया का मूल होता है धातु। क्रिया का मूल क्या होता है बाबू? धातु होता है। सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बताइए, जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सकर्मक क्रिया। ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ बाबू, क्या खाया किस क्रिया का उदाहरण है? क्या खाया, तो प्यारे बच्चों ये सकर्मक क्रिया में आ जाएगा। आगे बताओ, बताइए क्रिया का मूल क्या है? बताओ अब क्रिया का मूल, अभी जस्ट कुछ देर पहले बताया कि क्रिया का मूल धातु है। आगे बताओ, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर कौन क्रिया है? नहाकर भोजन किया, यानी कि भोजन करने से पहले वो नहाया, तो क्या जवाब होगा? पूर्वकालिक क्रिया। चलिए, बहुत हम तो 10-12 क्वेश्चन बोले थे जी, और कम ही है, 6 क्वेश्चन था। आगे बताइए, कारक वाला क्वेश्चन है। कारक तो आप सब बच्चों को आता होगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए आपादान से, ये सब तो आता है ना बाबू आप लोगों को। हम एक बार लिख देना चाहेंगे आप लोगों के सामने, कारक वाला क्वेश्चन है ना, तो सब कुछ याद रखिएगा। जैसे कर्ता ने, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्ता ने। कर्म का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, कर्म को। और क्या होता है? करण से। कर्ता ने कर्म को करण से। संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए, याद रखिएगा, संप्रदान के लिए। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए। आपादान से, जहां पर जुदाई का बोध हो, आपादान, ठीक है ना, आपादान, जहां पर जुदाई का बोध हो, आपादान। तो कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, ठीक है। आगे क्या लिखेंगे बाबू? संबंध। संबंध क्या होता है? संबंध होता है का के की, का के की संबंध। उसके बाद होता है अधिकरण, अधिकरण कारक। अधिकरण का संकेत होता है में, पर। और संबोधन, अधिकरण में पर संबोधन। संबोधन होता है हे, हो, अरे, अजी, ये सब प्यारे बच्चों संबोधन में आता है, ठीक है ना। तो ये 8 वो कारक का चिन्ह होता है, और हम उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे ये 8 चिन्ह को कम से कम जरूर याद रख लीजिएगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं बाबू, क्वेश्चन बता दीजिए अब। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? को अभी जस्ट बताए हैं, कर्ता ने कर्म को, अभी जस्ट बताया ना, कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को, तो कर्म कारक हो जाएगा। आगे, मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से, तो कर्ता ने कर्म को करण से, करण से, यानी ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ, टेबल पर किताब है, यहां पर किस कारक का चिन्ह है? पर। तो प्यारे बच्चों अधिकरण में अभी आपको बताया, अधिकरण में पर, अधिकरण, तो अधिकरण कारक हो जाएगा। आगे बताइए, वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? वह छत से गिर पड़ा, तो छत से गिर पड़ा, तो छत से उसका क्या हो गया बाबू? अलगाव हो गया, जुदाई हो गया, तो जहां पर जुदाई हो जाए उसको अपदान कारक कहेंगे। आगे बताइए, स्नेह को मार्ग रेखांकित शब्द कौन कारक है? स्नेह को मार्ग, तो कर्म को बाबू, जो को शब्द किस में आता है? कर्म में, तो बी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? घर से लौटा हुआ लड़का, तो घर से लौटा हुआ लड़का ये अपदान कारक में आएगा, याद रखिएगा। आगे बताइए, छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? छत से उतरी हुई लता, तो छत से उतरी हुई लता ये भी अपदान कारक है। आगे बताइए, को के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? को और के लिए किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो ये संप्रदान कारक का विभक्ति चिन्ह है। आगे बताइए, शिकारी ने बाघ मारा किस कारक का उदाहरण है? शिकारी ने बाघ मारा ये कर्म कारक का उदाहरण है, याद रखिएगा। आगे बताओ, लोगों ने चोर को मारा किस कारक का उदाहरण है? लोगों ने चोर को मारा, तो लोगों ने चोर को मारा ये कर्म कारक है, सी ऑप्शन होगा। आगे बताओ बाबू,
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो उसे क्या कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ संबंध हो उसी को तो प्यारे बच्चों कारक कहते हैं। आगे बताइए, में पर, अधिकरण में पर होता है तो 12 का ए ऑप्शन। आगे बताइए, हिमालय से गंगा निकलती है, तो हिमालय से गंगा का क्या हो रहा है बाबू? अलगाव हो रहा है। हिमालय से गंगा निकल रही है तो हिमालय से गंगा का जुदाई हो रहा है, यानी जहां जुदाई हो जाए जहां अपादान कारक। आगे बताइए, कारक के कितने भेद हैं? 14 नंबर क्वेश्चन, कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के 8 भेद हैं, याद रखिएगा, अभी बताए हैं। श्याम कलम से लिखता है, से, तो फिर से आ गया ना, तो से किस में आता है बाबू? से आता है कर्ता ने कर्म को करण से, तो डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह, तो कर्ता ने होता है, बी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में क्रिया का फल जिस शब्द पर पड़ता है उसको कर्म कहते हैं, सी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है? पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से पत्ते गिरे, यह अपादान कारक में आएगा, ध्यान रखिएगा, डी ऑप्शन सही होगा, पेड़ से पत्ते गिरे। आगे, मां ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? मां ने बच्चे को सुलाया, यह कर्म कारक है बउआ, डी ऑप्शन सही होगा। अब देख लो, अब शब्द वाला क्वेश्चन आ गया है, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या है? खेत शब्द क्या है? संपूर्ण व्याकरण खत्म हो जाएगा अगर ये वाला पूरा कंप्लीट क्लास कर लिए ना, तो एक भी क्लास बचेगा नहीं, पूरा क्लास प्यारे बच्चे आप लोगों का समाप्त हो जाएगा, तो ये पूरा क्लास करके ही जाइएगा। खेत क्या है बाबू? तो याद रखिएगा कि खेत जो है वह तद्भव शब्द है। आगे बताइए, आग शब्द क्या है? दूसरा नंबर क्वेश्चन, आग, तो आग भी क्या है बाबू? तद्भव शब्द ही है। आगे बताइए, मोर शब्द क्या है? मोर, तो मोर भी प्यारे बच्चों तद्भव शब्द ही है, ठीक है ना। तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज सब आपको हम पढ़ा चुके हैं। बताइए, योजक चिन्ह, अभी जस्ट आपको बताए हैं, जैसे हम लोग लिखते हैं ना कि भाई बहन, भाई और बीच में से चिन्ह देते हैं और बहन लिखते हैं, तो ये जो बीच में चिन्ह है ना बाबू, ये वाला, इसी को कहते हैं हम लोग योजक चिन्ह, इसी को योजक कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भिक्षा शब्द क्या है? 5वां नंबर क्वेश्चन, भिक्षा, तो भिक्षा प्यारे बच्चों तत्सम शब्द है, याद रखिएगा। आगे बताओ, पंख शब्द क्या है? पंख, 6वां नंबर क्वेश्चन, तो पंख भी प्यारे बच्चों तद्भव शब्द ही है, बी ऑप्शन होगा। आगे बताइए कि पिंजड़ा शब्द क्या है? 7वां नंबर, पिंजड़ा, तो पिंजड़ा भी प्यारे बच्चों तद्भव शब्द है, याद रखिएगा। आगे वाष्प क्या है? वाष्प, पानी का जो वाष्प बनता है, तो वो तत्सम शब्द में आता है। आगे बताइए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन है, उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने भेद होते हैं? उत्पत्ति की दृष्टि से, तो उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के 4 भेद होते हैं, याद रखिएगा। 11 नंबर क्वेश्चन, आम्र शब्द क्या होता है बाबू? 11 नंबर बताइए, आम्र, तो आम्र शब्द क्या होता है? तो आम्र शब्द तत्सम शब्द होता है, याद रखिएगा, तत्सम। आगे बताइए, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? 12 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से तत्सम शब्द कौन है? तो तत्सम, निम्न में तत्सम शब्द कौन है बाबू? तो जवाब होगा आम्र, सी ऑप्शन सही होगा। आगे देख लीजिए, निम्न में जो तद्भव शब्द है वह कौन है? 13 नंबर क्वेश्चन, तो तद्भव शब्द कौन है? जवाब होगा मोर, मोर क्या है? तो तद्भव शब्द है, याद रखिएगा। आगे बताइए, बनावट के विचार से शब्द के कितने प्रकार हैं? बनावट के विचार से शब्द के 3 प्रकार होते हैं, सी ऑप्शन होगा। आगे बताओ, ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं और जिसके खंड सार्थक होते हैं क्या कहलाते हैं? तो ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बने और जिनके खंड सार्थक हो उनको तो योगरूढ़ क्या कहते हैं? 2 शब्दों के मेल से बने और खंड सार्थक हो, योगरूढ़ शब्द कहते हैं ना। जवाब तो नहीं है इसमें, तो इनमें से कोई नहीं होगा। आगे बताइए, निम्नलिखित में कौन शब्द अव्यय है? अव्यय, तो प्यारे बच्चों अव्यय अतएव क्या हो जाएगा? अव्यय हो जाएगा। आगे बताइए, लोटा, लोटा बोलते हैं ना लोटा, तो लोटा देसी शब्द है, देशज शब्द हो जाएगा, सी ऑप्शन।
आगे बताइए हरिद्रा क्या है, हरिद्रा, तो हरिद्रा भी प्यारे बच्चों तत्सम शब्द में आएगा, ए ऑप्शन होगा। आगे बताइए अजायब, अजायब कौन सा शब्द है, अजायब, तो अजायब ध्यान रखिएगा विदेशज शब्द में आता है। आगे बताओ पंकज शब्द कौन सा है, 20वां नंबर पंकज, तो पंकज भी प्यारे बच्चों योगरूढ़ शब्द है। आगे बताइए अब प्यारे बच्चों लिंग निर्णय करने वाला क्वेश्चन है, जिसमें हम लोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग चुनते हैं ना, वो लिंग निर्णय करने वाला है कि कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग है, ध्यान रखिएगा। विवाह शब्द क्या है, विवाह, तो विवाह पुल्लिंग शब्द में आता है बाबू, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। आगे बताइए लिखावट शब्द क्या है, लिखावट, तो लिखावट स्त्रीलिंग शब्द में आता है, अच्छी बात है। आगे बताओ महाशय शब्द का स्त्रीलिंग, महाशय, महाशय का महाशया होगा जाएगा, क्या होगा, महाशया, बी ऑप्शन। आगे बताओ लोहा शब्द क्या है, लोहा, लोहा पुल्लिंग शब्द है बाबू, बी ऑप्शन होगा। आगे बताइए सभा शब्द का लिंग है, 5वां नंबर क्वेश्चन, सभा, तो सभा शब्द कौन सा लिंग है, तो जवाब होगा स्त्रीलिंग, ए ऑप्शन सही होगा। आगे इज्जत शब्द कौन लिंग है, इज्जत, 16 नंबर, ये 6ठा नंबर, तो इज्जत शब्द कौन लिंग है, बोलते हैं इज्जत चली गई, बोलते हैं ना इज्जत चली गई, यानी वो स्त्रीलिंग शब्द है, ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए छात्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, छात्र का स्त्रीलिंग क्या होता है, लड़का उसको छात्र, लड़की उसको छात्रा, तो छात्र का छात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अबल शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, अबल, अबल का स्त्रीलिंग अबला होता है, बी ऑप्शन होगा बाबू। आगे बढ़ते हैं बुद्धिमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, 9वां नंबर क्वेश्चन, बुद्धिमान, बुद्धिमान का होता है बुद्धिमती। आगे बताइए सुख शब्द कौन लिंग है, 10वां नंबर क्वेश्चन, सुख शब्द कौन लिंग है, तो सुख शब्द प्यारे बच्चों पुल्लिंग है, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन बताते हैं बाघ शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बाघ शब्द का स्त्रीलिंग, तो बाघ का स्त्रीलिंग बाघिन होता है। आगे बताइए नारी शब्द क्या है, 12 नंबर क्वेश्चन, नारी, तो नारी प्यारे बच्चों स्त्रीलिंग शब्द है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं आटा शब्द क्या है, 13 नंबर बता दीजिए, तो आटा क्या है बाबू, पुल्लिंग शब्द है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए तनय का स्त्रीलिंग रूप क्या है, बताओ बाबू, तनय का स्त्रीलिंग रूप, 14 नंबर क्वेश्चन, तो ध्यान रखिएगा कि तनय का स्त्रीलिंग रूप हो जाएगा तनया। आगे बताओ अकाल शब्द कौन लिंग है बाबू, अकाल, 15 नंबर क्वेश्चन, तो अकाल शब्द पुल्लिंग है, याद रखिएगा अकाल शब्द पुल्लिंग में आएगा। आगे बताओ उपकार शब्द कौन सा लिंग है, उपकार, 16 नंबर क्वेश्चन, तो उपकार क्या है बाबू, उपकार भी पुल्लिंग में आएगा, बी ऑप्शन याद रखिएगा। आगे बताओ लेखक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, लेखक का, 17 नंबर क्वेश्चन, तो लेखक का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, लेखिका, यानी डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए श्रीमान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती हो जाएगा, श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती, याद रखिएगा। आगे बताइए आज्ञा, आज्ञा शब्द कौन लिंग है, अच्छा लिंग पूछा है ना, तो आज्ञा स्त्रीलिंग शब्द होता है बाबू, ठीक है, बोलते हैं ना आज्ञा मिल गई, ठीक है ना, तो आज्ञा क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। आगे बताओ प्रभाव शब्द कौन सा लिंग है, प्रभाव, तो प्रभाव पुल्लिंग, कहते हैं तुम्हारा प्रभाव दिख गया, तो प्रभाव पुल्लिंग शब्द होता है। आगे भगवान शब्द का, भगवान का भगवती होता है, भगवान शब्द का अगर स्त्रीलिंग करना हो तो भगवान शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भगवती हो जाएगा, याद रखिएगा। आगे बताइए सूर्य शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, सूर्य का, तो सूर्य का स्त्रीलिंग क्या होता है, सूर्या, बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताओ प्रवेश शब्द कौन लिंग है, प्रवेश, 23 नंबर क्वेश्चन, तो प्रवेश शब्द पुल्लिंग है बाबू, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए दाता शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है, दाता, दाता का स्त्रीलिंग रूप दात्री होता है, बी ऑप्शन। आगे बताइए भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, भाग्यवान, तो भाग्यवान का भाग्यवती होता है, क्या होता है, भाग्यवान का भाग्यवती, डी ऑप्शन। आगे बताइए भूख शब्द क्या है बाबू, 26 नंबर क्वेश्चन, भूख, तो भूख शब्द क्या है, भूख स्त्रीलिंग शब्द है ना, तो जवाब याद रखिएगा कि भूख, बोलते हैं ना भूख लग गई, तो भूख स्त्रीलिंग शब्द में आ जाएगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं नियम शब्द क्या है, नियम, 27वां नंबर क्वेश्चन बताइए, नियम, तो नियम पुल्लिंग शब्द है, ए ऑप्शन सही होगा। ये वाला सेशन पूरा कर लिए ना, व्याकरण से एक को क्वेश्चन नहीं छूटेगा, जिस भी टॉपिक से क्वेश्चन आता है वो सारा टॉपिक प्यारे बच्चे हम कवर कर दिए हैं। एक तो आप लोगों को हम कई बार बताते हैं कि 100 क्वेश्चन प्यारे बच्चों हिंदी आता है, जिसमें से लगभग 45 क्वेश्चन जो होगा वो किताब वाला प्रश्न होगा, 45 क्वेश्चन, और बनाना कितना होता है 50 क्वेश्चन, तो 45 को तो किताबें वाला क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से आप बहुत मैक्सिमम टू मैक्सिमम 35 तो बनाइए देंगे कम से कम, और 10 को क्वेश्चन व्याकरण से बचेगा, तो इतना सारा टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं उससे 10 क्वेश्चन नहीं बनेगा,
बताओ बाबू, आराम से क्वेश्चन बनेगा। 10 क्वेश्चन बनाइए, 15 क्वेश्चन बनाइए, जो भी बनाना हो वो बना लीजिए। तो कुल मिलाकर के आपका 50 में 50 सही होना चाहिए। हिंदी के परीक्षा में कुल मिलाकर के एकदम 50 में 50 क्वेश्चन सही होना चाहिए। आगे बताइए, प्रशिक्षण शब्द क्या है? 28वां नंबर क्वेश्चन। तो प्रशिक्षण, प्रशिक्षण प्यारे बच्चों पुल्लिंग शब्द है, ए ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, रोटी शब्द क्या है? रोटी, 29 नंबर क्वेश्चन। तो रोटी क्या है बाबू? रोटी स्त्रीलिंग शब्द है। आगे बताओ, अब काल से संबंधित क्वेश्चन है बाबू। भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? भविष्यत काल के कितने प्रकार होते हैं? ये सब क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। काल से बहुत कम क्वेश्चन होता है, ना के बराबर होता है। भविष्यत काल के 3 प्रकार होते हैं, बहुत कम क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। 5-7 क्वेश्चन मिल गया तो मिल गया ना, काफी है, ठीक है ना, बहुत ज्यादा नहीं है। आगे बता दीजिए, भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? भूतकाल, दूसरा नंबर क्वेश्चन। तो भूतकाल कितने प्रकार के होते हैं? याद रखिएगा कि 6 प्रकार के भूतकाल होते हैं। आगे बताइए, मैं पढ़ रहा हूं किस काल का उदाहरण है? मैं पढ़ रहा हूं, तो मैं पढ़ रहा हूं ये वर्तमान काल का उदाहरण है। आगे बताइए, राम खाता होगा कौन काल है बाबू? क्वेश्चन आता है ना, राम खाता होगा मतलब संदिग्ध है, मतलब अनुमान लगाया जा रहा है कि वर्तमान में वो खा रहा होगा, तो वो संदिग्ध वर्तमान काल में आता है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, मोहन आया किस काल का उदाहरण है? मोहन आया किस काल का उदाहरण है? तो मोहन आया ये सामान्य भूतकाल का उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइए, वह देखता है किस काल का उदाहरण है? वह देखता है, तो वह देखता है ये भी वर्तमान काल, ताहत यह ऐसे भी आपको पता है वर्तमान काल में जाता है। वह आया था, आया था मतलब समय बीत गया है, भूतकाल हो जाएगा, ठीक है ना। आपको भी पता है कि जो वर्तमान में चल रहा है उसको वर्तमान काल, जो बीत गया है उसको भूतकाल, और जो आने वाला है उसको भविष्यत काल कहते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बताइए, सुनीता रो रही है किस काल का उदाहरण है? सुनीता रो रही है ये वर्तमान काल का उदाहरण है। आगे बताइए, सत्यवान 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा किस काल का उदाहरण है? जो सत्यवान है वह 1 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा, यह भविष्यत काल का उदाहरण है। आगे बताइए, वह खा चुका था किस काल का उदाहरण है? वह खा चुका था यह भूतकाल का उदाहरण है। आगे बताइए, शिवम आ रहा होगा किस काल का उदाहरण है? शिवम आ रहा होगा, तो शिवम आ रहा होगा यह वर्तमान काल का उदाहरण है, याद रखिएगा। 11 क्वेश्चन टोटल था। अब प्यारे बच्चों आ गया संधि विच्छेद। इतना सारा टॉपिक है और इतना सारा टॉपिक में से हम कहते हैं कि 10 से 15 क्वेश्चन आपको बनाना है, नहीं बनेगा बाबू। उच्चारण स्थान वाला क्वेश्चन बना लीजिए, हल्का है आपको लगेगा, एकदम हल्का लगेगा, लगेगा कि एकदम आसान क्वेश्चन चुना गया। संज्ञा वाला क्वेश्चन बना लो भाई, एकदम हल्का क्वेश्चन आपको लगेगा। विलोम शब्द वाला क्वेश्चन बना लो, एकदम हल्का लगेगा। पर्यायवाची शब्द बना लो, अनेक शब्दों का एक शब्द बना लो, सर्वनाम वाला क्वेश्चन बना लो, ये सब तो एकदम हल्का क्वेश्चन होता है, और इसमें से कोई 10 क्वेश्चन चुनना है, ठीक है ना, 10-15 क्वेश्चन। बाकी तो किताब वाला बनाइएगा, 10-15 क्वेश्चन व्याकरण से बनाइएगा, आराम से बन जाएगा, पूरा 50 में 50 सही होकर के आएगा जी। आगे बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि सुक्ति का संधि विच्छेद क्या होगा? सुक्ति, तो बाबू सुक्ति का होता है सुजोड़ उक्ति। क्या होता है? सुजोड़ उक्ति। आगे बताइए, दधियोदन का संधि विच्छेद क्या होगा? दधियोदन, दधी जोड़ ओदन होता है दधियोजन, दधी जोड़ ओदन, बी ऑप्शन। आगे, नीरब का संधि विच्छेद क्या होगा? निह जोड़ रब, निह जोड़ रब, नीरब, तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, स्वर संधि का उदाहरण है, स्वर संधि, तो ध्यान रखिएगा स्वर संधि में बधुत्सव आ जाएगा। आगे बताओ, स्वर संधि का उदाहरण नहीं है, 5वां नंबर क्वेश्चन, तो स्वर संधि का उदाहरण कौन नहीं है? जवाब होगा वागपति, ये स्वर संधि का उदाहरण नहीं है। आगे बताइए, ज्योतिर्मय उदाहरण है, किसका उदाहरण है भाई? ज्योतिर्मय किसका उदाहरण है? ज्योतिर्मय बताओ जल्दी से, 6ठा नंबर क्वेश्चन, तो ज्योतिर्मय विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाएगा। आगे बताइए, विद्यालय का संधि विच्छेद, विद्या जोड़ आलय, सॉरी ये वाला नहीं है, विद्या जोड़ आलय, यहां पर एक पाई आ जाएगा बाबू, तब विद्या जोड़ मतलब यहां पर बिंदु है वो नहीं होगा, विद्या जोड़ आलय सिर्फ होगा। आगे, संधि का भेद नहीं है बाबू, क्वेश्चन कर रहा है कि संधि का कौन भेद नहीं है? देखो, स्वर संधि होता है, व्यंजन संधि होता है, विसर्ग संधि होता है, लेकिन संज्ञा संधि नहीं होता है, ये संज्ञा जो है वो भेद नहीं है। आगे बता दीजिए, उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा?
उच्चारण का सही संधि विच्छेद, तो उच्चारण का संधि विच्छेद होता है उत जोड़ चारण, उत जोड़ चारण से होता है उच्चारण, याद रखिएगा। आगे संगम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? संगम, सम जोड़ गम से होता है संगम, क्या होता है? सम जोड़ गम, तो बहुआ सम जोड़ गम, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ दुर्गंध शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 11 नंबर क्वेश्चन। दुर्गंध, दुर्गंध का संधि विच्छेद दुह जोड़ गंध से होता है दुर्गंध, याद रखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है अंतःपुर का संधि विच्छेद क्या होगा? 12 नंबर क्वेश्चन। अंतःपुर का संधि विच्छेद अंतः जोड़ पुर से होता है अंतःपुर, याद रखिएगा। आगे बताइए मनोहर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 13 नंबर क्वेश्चन। मनोहर, तो मनोहर का संधि विच्छेद क्या होता है? मनः जोड़ हर होता है, मनः जोड़ हर होता है। जानते हैं बहुत सारे बच्चे खाली शाम वाला क्लास में जुड़ेंगे और कहेंगे कि सर क्वेश्चनवा नहीं मैच किया सर, चाहे आधे मैच काहे किया, पूरा काहे नहीं किया, व्याकरणवा काहे नहीं किया। व्याकरणवा तो हम सवेरे बता रहे हैं, और आप में से बहुत सारे बच्चे जो नया नया आएंगे ना, एकदम जो साल भर नहीं पढ़े होंगे, एक के दिन सोचेंगे कि एक के दिन पढ़ करके टॉपर बन जाएं, वैसे बच्चे आकर कहेंगे सर सम्मा में जो पढ़ाया उसमें से तो आ गया, लेकिन व्याकरण आप नहीं बताए थे। उन लोगों को क्या पता कि व्याकरण पहले हो गया, उन लोगों को क्या पता कि सब्जेक्टिव पहले हो गया, उन लोगों को क्या पता कि निबंध पत्र लेखन आवेदन पत्र सब पहले हो गया है, उन लोगों को नहीं पता। लेकिन जो बच्चे रेगुलर क्लास कर रहे हैं उनका हर एक क्वेश्चन बन करके आएगा, एक एक क्वेश्चन बन करके आएगा, एक को नहीं छूटेगा। चलिए भाई 14 नंबर क्वेश्चन बताइए। हमको बस ये मतलब है कि क्वेश्चन आसान आवे, और आसान आवे तो आप लोग पूरा बना करके आइए, है कि नहीं है बाबू? बताइए व्यायाम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? व्यायाम, व्यायाम का क्या होता है? वी जोड़ायाम होता है, यानी 14 का ए नंबर ऑप्शन आप लोग याद रखिए, एकदम सही जवाब होगा। आगे बताइए संधि के कितने भेद होते हैं? 15 नंबर। संधि के कितने भेद हैं? तो संधि के 3 भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि, याद रखिएगा। आगे बताइए नाभिक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? नाभिक, तो 9 जोड़ इक से होता है नाभिक, ए नंबर ऑप्शन सही है। आगे बताइए महोजस्वी का संधि विच्छेद, महोजस्वी, महा जोड़ ओजस्वी से बनता है महोजस्वी। आगे बताइए पीतांबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पीतांबर, तो पीतांबर पित्त जोड़ अंबर से पीतांबर बनता है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए स्वार्थ का संधि विच्छेद क्या है बाबू? 19वां नंबर क्वेश्चन। स्वार्थ का संधि विच्छेद, तो स्व जोड़ अर्थ से बनता है स्वार्थ। आगे बताइए पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 20वां नंबर क्वेश्चन। पंचम, तो पंचम का होता है पंच जोड़ म से पंचम। आगे बताइए यद्यपि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यद्यपि, यदि जोड़ अपि से बनता है यद्यपि, ध्यान रखिएगा, यदि जोड़ अपि, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताओ संधि में किनका योग होता है? 22वां नंबर क्वेश्चन। संधि में किनका योग होता है? तो संधि में 2 वर्णों का योग होता है। आगे बताइए पयोधर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? पयोधर, तो पयोधर का होता है पयः जोड़ धर। आगे बताओ बाबू महाशय शब्द का संधि विच्छेद क्या है? 24 नंबर। महाशय, तो महाशय का संधि विच्छेद होता है महा जोड़ आशय। आगे बताइए संधि का सामान्य अर्थ क्या है? संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल। संधि मतलब होता है मेल और विच्छेद मतलब होता है तोड़ना, तो मेल हो जाएगा। आगे बताइए जगदानंद शब्द का संधि विच्छेद निम्न में से कौन है? जगदानंद, तो जगदानंद का होता है जगत जोड़ आनंद। आगे बताओ महाजोड़ औषध पदों की संधि, तो महाजोड़ औषध से महाऔषधि बनता है, महाजोड़ औषध से महाऔषध बनेगा बाबू, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए अतियुक्तम, अतियुत्तम, अतिउत्तम शब्द का संधि विच्छेद, अति जोड़ उत्तम, अति जोड़ उत्तम से बनेगा अति उत्तम, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए निम्न में कौन गुण स्वर संधि का उदाहरण है? कह रहा है कि कौन है जो गुण स्वर संधि, गुण स्वर संधि में आ जाएगा महेंद्र, ए ऑप्शन सही होगा। आगे से जोड़ अन्य पदों की संधि क्या है? 30वां नंबर क्वेश्चन। से जोड़ अन्य, तो से जोड़ अन्य से बनता है शयन, डी ऑप्शन सही होगा। आगे निम्न में कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? 31 नंबर क्वेश्चन। विसर्ग संधि का उदाहरण, तो याद रखिएगा यशोदा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। 32 नंबर क्वेश्चन है देवर्षि शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? 32 नंबर क्वेश्चन। देवर्षि, तो देव जोड़ ऋषि से बनता है देवर्षि, देव जोड़ ऋषि से देवर्षि बनता है, याद रखिएगा। अब प्यारे बच्चों समास वाला क्वेश्चन आ गया। समास में भी कई सारे ट्रिक हम आपको बताए थे कि नहीं बताए थे कि जिस शब्द के शुरुआत में यथा, प्रति, बे, भर ये सब लगा रहे वो समास होता है, ये अव्ययी भाव समास होता है। ये तो सबसे शुरुआती वाला हम ट्रिक बताए थे आप लोगों को। तो बताइए देव कन्या कौन सा समास है? देव कन्या मतलब होता है देव, अच्छा ये पहला क्वेश्चन कहां चल गया?
हाँ, यथाशक्ति कौन समास है? यथा, देखिए शुरुआत में यथा लग गया तो ये अव्ययी भाव समास में आ जाएगा। शुरुआत में यथा लगा तो अव्ययी भाव हो जाएगा। दूसरा बता रहे थे देव कन्या। अब देव कन्या आया, इसको अलग अलग करिए, ठीक है ना बाबू? 20 नंबर गलत है सर जी, 20 नंबर गलत है बउआ। तो 20 नंबर का कह रहा है, एक बार देख लेते हैं हम। रुक जाओ जरा सा, ये वाला पूछ रहे हो पंचम का क्या हो जाएगा? पम जोड़ चम से पंचम होता है बउआ, सी ऑप्शन। पंचम का होता है पंच जोड़ म नहीं, पम जोड़ चम। चलिए आगे बढ़ते हैं, जल्दीबाजी में हो जाता है का दो क्वेश्चन गलती। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए कहते हैं जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए, ठीक है ना? लेकिन आप लगातार आप क्वेश्चन का आंसर बताते जा रहे हैं तो एक आधो मिस्टेक हो जाना आम बात है। यथाशक्ति कौन समास है? ये तो हो ही गया ना। आगे बताओ, देव कन्या। तो प्यारे बच्चे जब हम इसको अलग करेंगे तो बीच में कारक चिन्ह आएगा, देख लीजिए, देव की कन्या। जब हम इसको अलग करेंगे तो क्या बनेगा? देव की कन्या, बीच में कारक चिन्ह आया, तो जिसको तोड़ने पर बीच में कारक चिन्ह आ जाए उसको तत्पुरुष कहते हैं, यानी कि बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, लौह पुरुष में कौन सा समास है भाई? लौह पुरुष में, तो लौह पुरुष में कर्मधारय समास है, यानी कि सी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, अष्टाध्यायी में कौन सा समास है? चौथा नंबर क्वेश्चन। अष्टाध्यायी में, तो अष्टाध्यायी में दिग्गु समास है, चौथा का ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताओ, आजन्म में कौन सा समास है? पांचवा नंबर। तो आजन्म, आजन्म बीच शुरुआत में आ लगा हुआ है ना, तो आजन्म हो गया, आमरण हो गया, ये सब ध्यान रखिएगा, अव्ययी भाव समास में ही आता है। अगला क्वेश्चन है, जन्म मरण में कौन सा समास है? देखो बाबू, जन्म और जन्म का उल्टा मरण, बीच में योजक चिन्ह, तो जब उल्टा शब्द हो और बीच में योजक चिन्ह हो तो इसको द्वंद्व समास कहते हैं, ठीक है ना? जब उल्टा हो और बीच में योजक हो तो उसको द्वंद्व समास कहते हैं, एकदम याद रखिएगा। आगे बताइए, अव्ययी भाव समास में किस पद का प्रधान होता है? अव्ययी भाव में आपको पता है, अव्ययी भाव में पहला पद जो होता है वो प्रधान होता है, जिसको कहते हैं क्या? पूर्व पद प्रधान होता है। आगे, द्वंद्व समास कौन सा है? देख लीजिए, दिन रात, ये क्या है? द्वंद्व समास है। दिन का उल्टा रात, बीच में योजक चिन्ह, द्वंद्व समास आ जाएगा। कितना आसानी है बाबू। आगे बताइए, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, 9वां नंबर क्वेश्चन। तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है, जवाब होगा चौराहा, ये तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं होगा। आगे बताइए, कर्मधारय समास नहीं है, 10वां नंबर क्वेश्चन। कौन कर्मधारय समास नहीं है? तो याद रखिएगा चवन्नी। चवन्नी क्या है? कर्मधारय समास नहीं होगा। अगला क्वेश्चन बताओ, कर्मधारय समास कौन है? 11 नंबर क्वेश्चन। कर्मधारय समास, तो चंद्रमुख क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास में आ जाएगा बउआ, चंद्रमुख। चंद्रमुख जो है वो कर्मधारय समास में आ जाएगा, याद रखिएगा। आगे बताओ, सेनापति, सेना का पति, बीच में कारक चिन्ह आया, तत्पुरुष समास बता दो। जैसे ही बीच में कारक चिन्ह आया तत्पुरुष समास तुरंत बता दो। आगे बताइए, राजगृह मतलब राजा का गृह, इसमें भी बीच में कारक चिन्ह आ रहा है तो तत्पुरुष बता दो। यानी कि जिसको भी विग्रह करने पर बीच में कारक चिन्ह आ जाए तत्पुरुष तुरंत कह दीजिएगा। आगे बताइए, किस समास में दोनों पदों की प्रधानता होती है? अच्छा, जिस पद में दोनों पद की प्रधानता हो उसको द्वंद्व कहते हैं, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, अज्ञान शब्द कौन समास है? अज्ञान, तो अज्ञान, अज्ञान जहां पर नकारात्मक चीजों का बोध हो, ज्ञान का उल्टा अज्ञान, तो वो नई समास में आता है, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, लंबोदर शब्द कौन समास है बाबू? लंबोदर कहते हैं लंबा है उदर जिसका, किसका उदर लंबा है? किसका पेट लंबा है? गणेश भगवान का। गणेश भगवान को लंबोदर कहते हैं, गणेश भगवान का पर्यायवाची लंबोदर है। जैसे बोलते हैं दशानन, तो ये रावण का मतलब होता है, तो जिससे कि अलग अर्थ प्रकट हो तो वो बहुब्रीहि कहलाता है। तो लंबोदर से अलग अर्थ निकल रहा है तो बहुब्रीहि होगा। लंबोदर से अर्थ निकल रहा है क्या? लंबोदर का अर्थ निकल रहा है ये गणेश जी, तो ये बहुब्रीहि होगा। आगे बताइए, क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक शब्द में कौन समास है? प्रत्येक, बताओ बाबू जल्दी से, प्रत्येक शब्द में कौन समास है? तो जवाब क्या होगा? याद रखिएगा कि प्रत्येक शब्द में प्रति जोड़ एक, तो शुरुआत में क्या लग गया? प्रत, तो ये हो जाएगा अव्ययी भाव समास। आगे, बेमन, मन का उल्टा बेमन, तो ये क्या हो जाएगा? नई समास हो जाएगा। आगे बताइए, देवालय, देव का आलय, बीच में कारक चिन्ह आ रहा है ना, तो ये तत्पुरुष समास होगा। आगे बताइए, मुखचंद कौन समास है? मुखचंद, तुलना किया जा रहा है बाबू कि मुख किसके जैसा है? चंद के जैसा है। चंद्र मतलब चंद्रमा, तो जहां तुलना किया जाए वो कर्मधारय में आता है, ए ऑप्शन होगा। देखो, समास वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए एकदम ट्रिक मौखिक बता देते हैं हम आप लोगों को। किसी भी शब्द के शुरुआत में यथा, प्रति, बे, भर ये सब लगा रहे, या फिर जो रिपीट शब्द हो,
मतलब दो शब्द आ जाए बीच में, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बाबू, जैसे हम बोलते हैं राम राम, जैसे हम दो शब्द बोलते हैं राम राम, तो ये दोनों रिपीट शब्द हो गया, अब बीच में योजक चिन्ह। तो जब दो रिपीट शब्द और बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो वो भी अव्ययी भाव समास ही कहलाता है, ठीक है ना। और इसके अलावा शुरुआत में यथा, प्रति, बे, भर और आ लगा हुआ रहे, आ मतलब आ जन्म हो गया, आ मरण हो गया, ठीक है ना, तो ये सब ध्यान रखिएगा। दूसरा हम आपको क्या बताए, तत्पुरुष। तत्पुरुष में क्या बताए, बीच में कारक चिन्ह हो, जब उसको हम अलग अलग करें तो बीच में कारक चिन्ह है, जैसे देव कन्या, राजमहल, ठीक है ना, देवालय, तो ये सब को तोड़िएगा। जैसे राजकन्या, तो राजा की कन्या, बीच में की आ गया, की कारक चिन्ह हो गया, तो जब बीच में कारक चिन्ह आ जाए तो तत्पुरुष एकदम मौखिक बताइए। संख्यावाची आ जाए, दिग्गु बता दीजिए। विलोम शब्द आ जाए और बीच में योजक चिन्ह आ जाए तो उसको द्वंद्व बता दीजिए, ठीक है ना। जब किसी से तुलना किया जाए या किसी का उपमा दिया जाए तो वो कर्मधारय में जाएगा, और जब कोई अपना सामान्य अर्थ छोड़ करके अलग अर्थ प्रकट करे तो वो बहुब्रीहि में जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग याद रखिएगा, एकदम मतलब समास, या तब तो कॉमन चीज है बाबू। तो भाई बहन कौन सा समास है, भाई बहन, देखिए भाई का उल्टा बहन है और बीच में योजक चिन्ह है, ये द्वंद्व हो जाएगा, बी नंबर ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताइए, देह चोर शब्द कौन समास है, 22 नंबर क्वेश्चन। देह चोर शब्द कौन समास है, तो देह चोर ये तत्पुरुष समास में आता है। देह से चोर बोलते हैं ना, देह से चोर तत्पुरुष समास। आगे बताओ आप लोग, चौराहा शब्द कौन समास है, चौराहा बाबू, चार गो राह जहां मिलता है उसको चौराहा कहते हैं। संख्यावाची आ गया, तो चौराहा मतलब चार राह, संख्यावाची तो संख्यावाची दिग्गु होता है। आगे बताइए, दीनानुदीन, देखो बाबू अब ये वाला क्वेश्चन जरा समझिएगा, दीनानुदीन आ रहा है ना, दीनानुदीन। अब इसमें देख लो जरा, दो बार एक ही शब्द आ रहा है, दीन और दीन, ट्रिक एकदम समझिएगा। अब हम अभी आपको क्या बताए कि जब एक ही में दो शब्द आ जाए, दिन और दिन, देखिए दो बार आ रहा है ना, इसमें भी दिन शब्द आ रहा है और इसी में एक और दिन शब्द आ रहा है, तो अगर एक ही शब्द में पुनरुक्ति हो जाए तो वो अव्ययी भाव कहलाता है। क्या कहलाता है, अव्ययी भाव कहलाता है। आगे, सज्जन शब्द कौन समास है, सज्जन, तो प्यारे बच्चों सज्जन, जन कैसा है तो भाई, तो सज्जन मतलब सज्जन है, तो एकदम ध्यान रखिएगा कर्मधारय हो जाएगा। जिसके पूर्व पद की प्रधानता हो, तो पहला पद की प्रधानता हो तो उसको अव्ययी भाव कहते हैं, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन होगा। रोगग्रस्त, अलग अलग करेंगे तो क्या होगा, रोग से ग्रस्त होगा ना बाबू, रोग से ग्रस्त, बीच में क्या आ जाएगा, रोग से ग्रस्त, बीच में आपका ये कारक चिन्ह आ रहा है तो तत्पुरुष समास में चला जाएगा ये। आगे बढ़ते हैं, श्रीपाद कौन समास है, तो प्यारे बच्चों इसका संख्या आ रहा है, तो संख्या तो संख्यावाची दिग्गु। आगे बताइए, परमेश्वर कौन समास है, परमेश्वर, तो परमेश्वर कर्मधारय समास है। आगे, शिव पार्वती कौन समास है भाई, शिव पार्वती, जवाब होगा द्वंद्व समास है। आगे, शरणागत शब्द कौन समास है, शरणागत, शरणागत शरण में जो आया, ठीक है ना, उसको तत्पुरुष कहेंगे। आगे बता दीजिए, निधड़क शब्द कौन समास है, निधड़क, तो निधड़क प्यारे बच्चों अव्ययी भाव समास में आएगा। आगे, निम्न में कौन दिग्गु समास का उदाहरण नहीं है, 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन दिग्गु समास का उदाहरण नहीं है, तो जवाब होगा आशातीत, ये दिग्गु समास नहीं है। आगे बताओ, शोकग्रस्त शब्द में कौन समास है, 34 नंबर, शोकग्रस्त में कौन समास है, तो जवाब होगा शोकग्रस्त में तत्पुरुष समास है। आगे, निम्नलिखित में कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, कौन शब्द अपादान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो अपादान तत्पुरुष का क्या हो जाएगा बाबू, धनहीन, तत्पुरुष समास का है ना, धनहीन, अगर इसको अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा, धन से हीन, धन से हीन, ये क्या हो जाएगा बाबू, तत्पुरुष हो जाएगा। आगे बताइए, यथार्थ शब्द में कौन समास है, यथार्थ, तो यथार्थ में अव्ययी भाव समास है, ए ऑप्शन सही होगा। अब उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है, शब्द के पहले, उपसर्ग क्या होता है बाबू, किसी भी शब्द के पहले लगे, शब्द के पहले लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, और किसी शब्द के बाद में लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं। आपको तो पता होगा, किसी शब्द के पहले लगे उसको उपसर्ग और बाद में लगे उसको प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए उपसर्ग वाला देख लेते हैं। कह रहा है कि निर्जन में कौन सा उपसर्ग है बउआ, निर्जन, निर्जन में कौन सा उपसर्ग है, निर्जन में, तो निर्जन, जर्न के पहले लगा हुआ है निर, तो जवाब होगा निर उपसर्ग इसमें है, ध्यान रखिएगा।
आगे बताओ, निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस्तेज दूसरा नंबर क्वेश्चन है, तो निस्तेज में कौन सा उपसर्ग है? निस उपसर्ग है, तो सी ऑप्शन होगा। आगे, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है? अधर्म तीसरा नंबर। अधर्म में कौन उपसर्ग है? अधर्म, तो अधर्म में अ उपसर्ग है, तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बताइए, अनुज शब्द में कौन सा उपसर्ग है? चौथा नंबर बताइए, अनुज, तो अनुज शब्द में उपसर्ग है अनु, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताओ, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? पराजय में कौन सा उपसर्ग है? जय के पहले क्या लगा हुआ है? परा, तो परा उपसर्ग हो जाएगा। आगे बताइए, परिश्रम में कौन उपसर्ग है? परिश्रम, तो परिश्रम में कौन सा उपसर्ग है? ध्यान रखिएगा, परि उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा कौन सा उपसर्ग है? तो परि, ठीक है ना? हाँ बाबू, ठीक है। चलिए, आज आपको विश्वास नहीं होगा, हम सोए थे कितना बजे पता है? 2:45 में हम बेड पे गए थे। 2:45 में नींद आते आते लगभग 3:15 बज गया, ठीक है ना? और सोचो 3:15 बज गया और 5 बजे उठ करके भी हम पढ़ा रहे हैं। मतलब मुश्किल से 1-1.5 घंटे का नींद आज लिए होंगे। 1-1.5 घंटे का सब क्वेश्चन बना रहे थे कि एकदम जो क्वेश्चन लड़ जाए वो क्वेश्चन बच्चों को दे देना है आज, ठीक है ना? तो सोचो कि परीक्षा के समय में हम खुद 1-1.5 घंटा मतलब सो करके काम चलाते हैं, ठीक है ना? हम खुद। अच्छा, फिर देख लो, अभी आज भी रात में बाबू 6 बजे से हम पढ़ाएंगे, लगभग रात में जे बजे तक पढ़ाएं, 10-11 बजे तक आप तो को पढ़ाएंगे, फिर सुबह में 4 बजे से उठ जाएंगे। तो सुबह में 4 बजे वाला क्वेश्चन फिर रात में तैयार करेंगे, तो 4 बजे एकदम उठ जाएंगे। तो मतलब परीक्षा के टाइम में सोचो कि हम आपके लिए 1-1.5 घंटा जगते हैं, सॉरी 1-1.5 घंटा सोते हैं और बाकी आपके लिए काम करते हैं, ठीक है ना? तो आप लोगों को तो और मेहनत करना चाहिए बाबू। तो आप कहिए कि सर आप ज्यादा क्या करें, अब हम आधा घंटा सोएं ना, एकदम ना। परीक्षा में कम से कम 6 घंटा का नींद लेना बहुत जरूरी है, ठीक है ना? तो आप में से जो बच्चे अब जितना पढ़ना था अब तो पढ़वे किए, लेकिन कम से कम कल आप लोग परीक्षा देने जा रहे हैं, तो आज रात में कम से कम 6 घंटा सोइएगा, ठीक है ना? कम से कम 6 घंटा सोना बहुत जरूरी है, तब जाके कल परीक्षा एकदम फ्रेश माइंड से दे पाइएगा, ठीक है ना? क्योंकि दिमाग से ही तो लिखिएगा ना, और दिमागे जब थका हुआ रहेगा तो आपका नहीं लिखाएगा। दिमाग को एकदम रेस्ट दीजिए, दिमाग एकदम रेस्ट दीजिए। देखते हैं ना कि मोबाइल जब ठंडा रहता है तो एकदम बढ़िया काम करता है, जब गर्मा जाता है चलते खूब चलाइएगा मोबाइल में गर्मा जाएगा, तो कहता है मोबाइल में गर्म हो गया, कहीं विस्फोट न कर जाए, उसको रख देते हैं अभी, है कि नहीं है बाबू? तो वैसे ही दिमाग है ना जी, ये भी एकदम काम कर रहा है लगातार, एकदम मशीन जैसा। तो इसको भी थोड़ा ठंडाने का मौका दीजिएगा, कम से कम 6 घंटा बढ़िया से ठंडा जाए, उसके बाद परीक्षा में एकदम गर्मा करके लिखेगा, है कि नहीं है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवकाश, तो अवकाश में कौन सा उपसर्ग है? अब उपसर्ग है, याद रखिएगा। आगे बताइए, आमरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? आमरण, तो आमरण में आ उपसर्ग है बउआ, 8वां का ए ऑप्शन होगा। आगे बताओ, अधिकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अधिकार, तो अधिकार में अधि उपसर्ग है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा, अधि उपसर्ग है। आगे बताइए, निह उपसर्ग के योग से बना शब्द कौन सा है? निह उपसर्ग के योग से बना शब्द, तो निह उपसर्ग के योग से बना शब्द निःशुल्क होगा, डी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए, परिजन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? परिजन, तो परिजन में कौन सा उपसर्ग है? परि, ध्यान रखिएगा कि परि उपसर्ग है। आगे बताइए, विमुख शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 12 नंबर क्वेश्चन, विमुख, तो विमुख में वी उपसर्ग है, बी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, वियोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है? वियोग, तो वियोग में बी उपसर्ग है, डी ऑप्शन होगा। आगे बताइए, अनुकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? 14 नंबर, अनुकूल, तो अनुकूल में बउआ अनु उपसर्ग है, सी ऑप्शन। आगे बताओ, अजान शब्द से उपसर्ग क्या बनेगा? अजान शब्द से उपसर्ग क्या है? 15 नंबर, तो अजान से उपसर्ग क्या बनेगा? आ बनेगा, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, वह शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जोड़ा जाता है क्या कहलाता है? वह शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जोड़ा जाए उसको उपसर्ग कहते हैं, डी ऑप्शन होगा। आगे, सुजान शब्द में उपसर्ग क्या है बाबू? 17 नंबर, सुजान शब्द में उपसर्ग, तो सुजान में सु उपसर्ग है। आगे बताइए, उस शब्दांश या अव्यय को क्या कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है? जो शब्द के पहले आकर विशेष अर्थ प्रकट करे उसको उपसर्ग कहते हैं। अभी आपको बताया कि जो शब्द के पहले आकर के लग जाए उसको
अब क्या कहेंगे, उपसर्ग। आगे संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है बाबू, संग्रह, तो संग्रह में सम उपसर्ग है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए अथाह शब्द में कौन उपसर्ग है, अथाह बोलते हैं ना कि तुम्हारे पास अथाह पैसा है, तो अथाह में थाह के पहले आ लग गया, तो सी ऑप्शन। आगे बताओ अधिराज शब्द में कौन उपसर्ग है, अधिराज, तो अधिराज में ध्यान रखिएगा अधि उपसर्ग है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए अत्यंत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, अत्यंत, तो अत्यंत में प्यारे बच्चों अति उपसर्ग है, अत्यंत में अति उपसर्ग है, याद रखिएगा। आगे बताइए कह रहा है परा उपसर्ग से निर्मित शब्द कौन सा है, तो जवाब क्या होगा, जवाब होगा पराभव, ध्यान रखिएगा। आगे बताओ प्रत्यय, प्रत्यय क्या होता है, शब्द के बाद लगता है, क्या लगता है बाबू, शब्द के बाद, शब्द के बाद लगता है उसको प्रत्यय कहते हैं, याद रखिएगा। जो शब्द के बाद लगे उसको प्रत्यय कहते हैं, पहले लगे उसको उपसर्ग कहते हैं। तो जैसे देख लीजिए कहता है अंतिम में कौन सा उपसर्ग है, अंतिम, अंत जोड़ इम से बनता है अंतिम, तो इसमें इम उपसर्ग है, सी ऑप्शन। आगे आप लोग बता दीजिए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है बाबू, दूसरा नंबर क्वेश्चन बताइए बुढ़ापा में कौन सा प्रत्यय है, तो बुढ़ापा में बूढ़ा जोड़ आपा, आपा प्रत्यय लगा हुआ है ना, तो दूसरा का सी ऑप्शन होगा, ठीक है ना। हाँ बुढ़ापा में आपा प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बता दीजिए लिखाई, खाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बताइए गुणवत्ता शब्द में कौन सा प्रत्यय, गुणवत्ता, तो गुणवत्ता नहीं सॉरी गुणवान है, गुणवान, तो गुणवान शब्द में हो जाएगा वान प्रत्यय, गुण जोड़ वान से बनता है गुणवान, तो वान प्रत्यय। आगे बताइए झूला शब्द में कौन प्रत्यय है, झूला, तो झूला में आ प्रत्यय है, आ प्रत्यय सॉरी आ लगाना है ना, आ प्रत्यय है। आगे वास्तविक शब्द में कौन प्रत्यय है, वास्तविक, तो वास्तविक में इक प्रत्यय है बउआ, डी ऑप्शन होगा। आगे बताओ बढ़िया शब्द में कौन प्रत्यय है, बढ़िया, तो बढ़िया में इया प्रत्यय है, इया, ठीक है ना। आगे बताइए जनता शब्द में कौन प्रत्यय, 8वां नंबर क्वेश्चन, जनता, तो जनता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, ता प्रत्यय है। आगे हसोड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, हसोड़, तो हसोड़ में ओड़ प्रत्यय लगा हुआ है। आगे झाड़ शब्द में कौन प्रत्यय है भाई, झाड़ में, तो याद रखिएगा बाबू कि झाड़ में कौन सा प्रत्यय है, झाड़ है, झाड़, तो अगर झाड़ तो नहीं होगा, झाड़ तो नहीं होगा, झाड़ू अगर कर ले तो इसमें दीर्घऊ ऊ प्रत्यय लग जाएगा, अगर झाड़ू कर ले तो झाड़ू ऐसे होता है ना झाड़ू, तो झाड़ू में दीर्घऊ ऊ लग जाएगा, 10वां का डी ऑप्शन। ऐसे हमको लगता है ना कि झाड़ू ही था, वो शब्द गलत हो गया है। आगे बताइए गायक शब्द में प्रत्यय क्या है, गायक, तो गायक में अक प्रत्यय है, सी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बता दीजिए समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है भाई, समझौता, तो इसमें औता प्रत्यय है, कौन सा है, औता, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए गवैया शब्द में प्रत्यय क्या है, गवैया, तो गवैया में बया प्रत्यय है। आगे बताइए दर्शनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है, दर्शनीय, दर्शनीय में अनीय प्रत्यय लगा हुआ है। आगे बताइए लड़ाई, लड़ाई में आई प्रत्यय लगा हुआ है, लड़ाई, तो आई, ध्यान रखिएगा। आगे बताओ बाबू सजावट शब्द में कौन प्रत्यय, सजावट, तो सजावट में आवट प्रत्यय है, डी ऑप्शन होगा। आगे बताइए खिलाड़ी शब्द में कौन प्रत्यय है, 17 नंबर, तो खिलाड़ी, तो खिलाड़ी में आड़ी प्रत्यय है, सी ऑप्शन होगा। आगे बताओ लड़का शब्द में कौन प्रत्यय है, 18 नंबर क्वेश्चन, लड़का, तो लड़का में आका, ये सॉरी लड़का नहीं लड़ाका है, तो लड़ाका में आका प्रत्यय लगेगा, लड़ाका में आका प्रत्यय, याद रखिएगा। अब आ गया बाबू पर्यायवाची शब्द, ठीक है ना। तो चलिए अब हम लोग पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। सरस्वती का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, सरस्वती का पर्यायवाची, तो सरस्वती का पर्यायवाची शारदा होता है, याद रखिएगा। अमृत का पर्यायवाची, अमृत का पर्यायवाची सुधा होता है, पीयूष होता है, यह भी याद रखिएगा। चंचला किस शब्द का पर्यायवाची है, चंचला, लक्ष्मी जी को चंचला कहा गया है, याद रखिएगा, लक्ष्मी का पर्यायवाची चंचला है। आगे बताइए महिला का पर्यायवाची क्या है बाबू, 4था नंबर, महिला, महिला को क्या कहते हैं, नारी कहते हैं, तो बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। आगे बताओ भाई आम शब्द का पर्यायवाची कौन है, आम, आम का पर्यायवाची क्या होता है, रसाल, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए धन शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, धन, तो धन का पर्यायवाची संपत्ति होता है, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताओ निम्न में आंख शब्द का पर्यायवाची कौन होगा, 7वां नंबर, तो आंख का पर्यायवाची लोचन होता है, तो बी ऑप्शन सही जवाब होगा। आगे बताइए अनुमति शब्द का पर्यायवाची कौन है, 8वां नंबर क्वेश्चन, तो अनुमति, अनुमति का पर्यायवाची सहमति होगा, डी नंबर ऑप्शन सही जवाब होगा।
आगे, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची क्या है बाबू? 9वां नंबर क्वेश्चन। तो कपड़ा, कपड़ा का पर्यायवाची होता है पट, सी ऑप्शन ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, असुर शब्द का पर्यायवाची क्या है? असुर, असुर मतलब होता है राक्षस, तो उसका पर्यायवाची दानव हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, असुर शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा होगा? असुर, अभी तो जस्ट बताए हैं ना, असुर, असुर को ही तो प्यारे बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? ओए बड़बड़ा रहा है जी। असुर शब्द का पर्यायवाची दानव हो ना गया। ये समूह है, समूह का पर्यायवाची तो समूह का संघ होता है, ठीक है ना। आज शाम में 6 बजे से क्लास होगा ना, ये तो बता दिए ना बाबू। आज शाम में 6 बजे, प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लेना भाई, आज शाम में 6 बजे, ठीक है ना। आज शाम में 6 बजे पूरा क्वेश्चन का रिवाइज करवा देंगे, पूरा क्वेश्चन प्यारे बच्चे उसी में से लड़ेगा, ठीक है ना। तो कल परीक्षा के लिए सबसे मस्त तैयारी करना है, तो आज शाम 6 बजे आप लोग आ जाइएगा, ठीक है ना। आज शाम 6 बजे आ जाइएगा पहाड़ी के पीछे, ठीक है ना, जो पुरानी वाली पहाड़ी है ना उसके पीछे आ जाइएगा आज शाम 6 बजे। तैयारी होगा एकदम, ठीक है ना। कल पहाड़ी के आगे आकर के लड़िएगा, ठीक है ना। चलो बाबू, चलो आज आगे बढ़ जाते हैं। गणेश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? गणेश का पर्यायवाची, गणेश का पर्यायवाची एक दंत होगा, डी ऑप्शन सही जवाब होगा, डी ऑप्शन सही जवाब होगा, ध्यान रखिएगा। अच्छा, आप लोग किस भगवान को ज्यादा पूजते हैं? जिस भगवान को ज्यादा पूजते हैं उस भगवान का बढ़िया से कल पूजा पाठ करके जाइएगा, ठीक है ना। जिस भगवान को ज्यादा पूजते हैं उनका बढ़िया से पूजा पाठ करके जाना है बउआ कल। समझ में आया कि नहीं आया जी? हैं? हाँ, जिनको भी ज्यादा पूजते हैं उनका पूजा करके जाना है, ठीक है ना। चलो भाई आगे बढ़े। अब गणेश शब्द का पर्यायवाची हो गया ना, एक दंत होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बताइए, आकाश शब्द का पर्यायवाची क्या होगा? आकाश, तो आकाश का पर्यायवाची गगन होता है। आगे बताओ भाई, इच्छा शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बाबू? 14 नंबर, इच्छा, इच्छा का पर्यायवाची क्या होता है? अभिलाषा, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, रात शब्द का पर्यायवाची 15 नंबर, रात, रात का पर्यायवाची क्या होगा? रजनी, सी ऑप्शन। आगे बताओ, इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन है? इच्छा, तो इच्छा का पर्यायवाची कामना हो जाएगा, सी ऑप्शन। आगे बताइए, अग्नि का पर्यायवाची, तो अग्नि का पर्यायवाची क्या होता है? धूमकेतु, ए ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, गधा का पर्यायवाची क्या होगा बाबू? गधा, गधा का पर्यायवाची क्या होगा? वैशाखी नंदन, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इंद्र का, तो इंद्र का पर्यायवाची क्या होगा? महेंद्र हो जाएगा, बी ऑप्शन सही है। चलो भाई, अब विपरीतार्थक शब्द, ये सब तो एकदम हल्का है, ये सब तो आप लोग ऐसे ही चुटकियों में बनाते हुए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है? अमावस्या का उल्टा क्या होता है? अमावस्या का विपरीतार्थक, तो अमावस्या का उल्टा पूर्णिमा होता है। आगे, उपकार का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? उपकार, तो उपकार का उल्टा क्या होता है बाबू? उपकार का उल्टा अपकार होता है। आगे बताइए, सात्विक का विपरीतार्थक, सात्विक, सात्विक का उल्टा तामसिक होता है, ध्यान रखिएगा, सात्विक का उल्टा तामसिक होता है। आगे बताइए, चोर शब्द का विलोम क्या होगा? चोर, तो चोर का विलोम क्या होता है? चोर का साधु होता है, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, एड़ी का उल्टा क्या होगा? तो एड़ी का उल्टा चोटी होता है, सी ऑप्शन सही है जी। आगे बढ़ते हैं, निम्न में निश्चय शब्द का विलोम कौन है? निश्चय, तो निश्चय का विलोम अनिश्चय हो जाएगा ना, तो निश्चय का उल्टा अनिश्चय। आगे बताइए, गुण शब्द का विलोम क्या होगा बाबू? गुण, गुण का अगुण हो जाएगा, गुण का या तो फिर दोष, दोष है तो दोष होगा। आगे बताइए, विधवा शब्द का विलोम, विधवा का सधवा होता है, विधवा का सधवा, बी ऑप्शन। आगे बताओ, बंधन शब्द का विलोम क्या होगा? 9वां नंबर क्वेश्चन, बंधन, तो बंधन का मुक्ति होगा, ए ऑप्शन सही है। आगे बताइए, रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? 10वां नंबर क्वेश्चन, रक्षा शब्द का विलोम, तो रक्षा शब्द का विलोम क्या होगा? विनाश, सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, एकता शब्द का विलोम क्या है बाबू? 11 नंबर, एकता, एकता का उल्टा होता है अनेकता। आगे बता दीजिए, संयोग शब्द का विलोम क्या होगा? संयोग, तो संयोग का उल्टा क्या होता है? वियोग, यानी कि डी ऑप्शन सही होगा।
आगे बताइए, वीर शब्द का विलोम क्या होगा? 13 नंबर वीर, तो वीर का उल्टा क्या होता है? कायर, डी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, रक्षक शब्द का उल्टा क्या होगा? 14 नंबर क्वेश्चन, रक्षक, तो रक्षक का उल्टा होता है भक्षक। आगे बताओ, अंतर्मुखी शब्द का उल्टा क्या होगा? 15 नंबर क्वेश्चन, अंतर्मुखी, तो अंतर्मुखी का उल्टा होगा बहिर्मुखी। आगे बताइए, आगामी शब्द का उल्टा क्या होगा? आगामी, आगामी का उल्टा होता है विगत। आगे बताइए, आधुनिक शब्द का विलोम क्या होगा? 17 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक, तो आधुनिक का उल्टा क्या होता है? प्राचीन। आगे बता दीजिए, विधवा शब्द का विलोम क्या होगा बाबू? तो विधवा का उल्टा सधवा होता है, याद रखिएगा, बी ऑप्शन सही है। आगे बताइए, आत्मा शब्द का विलोम शब्द क्या है? आत्मा, तो आत्मा का उल्टा क्या होता है? आत्मा का विलोम परमात्मा होता है ना, तो सी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, गुप्त शब्द का विलोम क्या होगा बाबू? गुप्त शब्द का विलोम, तो गुप्त का प्रकट होता है, डी ऑप्शन सही है। आगे बताइए, गृहस्थ शब्द का विलोम क्या होगा? गृहस्थ, तो गृहस्थ का उल्टा क्या होता है? सन्यासी। खूब बढ़िया से याद रखिएगा, गृहस्थ का उल्टा सन्यासी होता है, एकदम बढ़िया से याद रखना बाबू। अब है मुहावरा और लोकोक्ति। मुहावरा में आ गए हैं, तो आ जाइए मुहावरा देखते हैं। हाथ साफ करना, मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? हाथ साफ करना, हाथ साफ करना मतलब होता है चोरी करना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का सही अर्थ। अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना। आगे बताइए, हाथ खाली होना, मुहावरे का अर्थ बताइए। हाथ खाली होना मतलब पास में पैसा एकदम ना होना, बोलते हैं ना एकदम हाथ खाली है मतलब पास में पैसा नहीं है। आगे बताइए, कमर कसना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कमर कसना, तो कमर कसना मतलब होता है तैयार होना, बी ऑप्शन। आगे बताओ, भानुमति का पिटारा, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? भानुमति का पिटारा मतलब ये अनावश्यक वस्तुओं का भंडार, अनावश्यक वस्तुओं का भंडार। आगे बताइए, अकल पर पत्थर पड़ना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? अकल पर पत्थर पड़ना, तो अकल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट होना, डी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बताइए, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लोकोक्ति का क्या अर्थ है? नाच न जाने आंगन टेढ़ा मतलब काम न जानना और खाली बहाना बनाना। आगे बताओ बाबू, अकेला दम, मुहावरे का क्या अर्थ है? अकेला दम, तो अकेला दम मतलब अकेला, तो यानी कि डी ऑप्शन सही होगा। आगे बता दीजिए, आगे नाथ न पीछे पगहा, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। आगे नाथ न पीछे पगहा, तो आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब किसी तरह की जिम्मेदारी ना होना। आगे बता दो बाबू, अगला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन है कि दूध के दांत न टूटना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दूध के दांत न टूटना मतलब दूध, बोलते हैं ना कि दूध के दांत टूटा नहीं है, चल रहा है बड़का बड़का काम के लिए, तो दूध के दांत न टूटना मतलब अनुभवहीन, मतलब अभी अनुभव की कमी है। आगे बताइए, कुआं खोदना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? कुआं खोदना मतलब हानि पहुंचाने का प्रयास करना, सी ऑप्शन। आगे बताओ, एक पंथ दो काज, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? एक पंथ दो काज मतलब एक कार्य से दो गो लाभ होना। आगे बताइए, आंखें चार होना, मुहावरे का क्या अर्थ है? आंखें चार होना मतलब आमने सामने होना। आगे बताइए, कुत्ते की मौत मरना, मुहावरे का क्या अर्थ है? कुत्ते की मौत मरना, तो कुत्ते की मौत मरना मतलब बुरी तरीके से मरना, यानी कि डी ऑप्शन। आगे, उगल देना, उगल देना मतलब होता है गुप्त बात को भी बोल देना, जो बात सीक्रेट था, गुप्त था, उसको भी बोल दिया, तो उसको बोलते हैं उगल देना, गुप्त बात प्रकट करना। आगे, चिराग तले अंधेरा, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? चिराग तले अंधेरा मतलब अपनी बुराई किसी को नहीं दिखता है, ठीक है ना, तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, अपना किया पाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना किया पाना, तो अपना जो किया वैसा पाया, यानी कि कर्म का फल भोगना। आगे बताइए, फूंक फूंक कर पैर रखना, तो फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब क्या होता है बाबू? याद रखना, फूंक फूंक कर पैर रखना मतलब सोच विचार कर काम करना। आगे बताइए, चेहरे पर हवाइयां उड़ना, बोलते हैं ना ऐसा काम किया है कि अगर चेहरा के हवाई उड़ल है मतलब एकदम घबराइल है, तो घबराना। आगे बताओ, काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर भैंस बराबर यानी कि एकदम निरक्षर है, बी ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, खून पसीना एक करना, मुहावरे का अर्थ बताइए। खून पसीना एक करना मतलब बहुत कठिन परिश्रम करना, सी ऑप्शन। आगे बताओ, अपना उल्लू सीधा करना, तो अपना उल्लू सीधा करना मतलब अपना काम निकालना। आगे बताइए, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, तो प्यारे बच्चे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। और हमको लगता है कि अंतिम टॉपिक होगा ये। कह रहा है कि जो कुछ नहीं जानता है उसके लिए एक शब्द बताइए, तो जो कुछ नहीं जानता है उसको अज्ञ कहते हैं, और जो बहुत जानता हो उसको सर्वज्ञ कहते हैं, ठीक है ना।
आगे बढ़ते हैं, सत्य के लिए आग्रह। गांधी जी हमेशा सत्य के लिए आग्रह किए, यानी कि इसको सत्याग्रह कहते हैं। आगे बताओ, कम खाने वाला अल्पाहारी कहलाता है, सी ऑप्शन। आगे बताइए, जिसके शेखर पर चंद्र हो उसके लिए एक शब्द बताइए। जिसके शेखर पर चंद्र हो उसको चंद्रशेखर कहते हैं। आगे बताओ, जो दूसरों के अधीन हो, जो पर के अधीन हो मतलब दूसरों के अधीन हो, तो दूसरों के अधीन हो, पर के अधीन हो, उसको पराधीन बोलते हैं। आगे, समान उदर से जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द क्या है? जो समान उदर से जन्म लेता हो उसको सहोदर कहते हैं। समान उदर से जन्म लेने वाला सहोदर। आगे बताओ बाबू, याचना करने वाला याचक कहलाता है। जिसे ईश्वर में विश्वास है उसको आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास रखता हो उसको आस्तिक कहते हैं। जो ईश्वर में विश्वास न रखता हो उसको नास्तिक कहते हैं, यह भी याद रखिएगा। बिना पलक गिराए अपलक, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन। आगे बताओ, स्वेद मतलब पसीना होता है, तो स्वेद से उत्पन्न होने वाला, तो जो स्वेद से उत्पन्न होता है उसको स्वेद क्या बोलेंगे? स्वदेज, स्वेदज बोलते हैं बाबू, स्वदेज नहीं, स्वेदज, याद रखिएगा। आगे, बिना अंकुश का उसको निरंकुश कहते हैं। हम लोग पढ़ते थे ना इतिहास में, निरंकुश राजा, यानी कि उसके ऊपर कोई अंकुश नहीं है, बिना निरंकुश का है। आगे बताओ, जो नहीं हो सकता है उसको असंभव कहते हैं। बोलते हैं हो ही नहीं सकता है भाई, एकदम असंभव है, तो जो नहीं हो सकता है उसको असंभव कहते हैं। आगे, ये राधा गई नहीं, रात गई बात गई, यहां पर होता है रात गई, रात गई हो। ओह, क्वेश्चन क्या है पहले पूरा पढ़ते हैं। राधा गई होगी किस काल का उदाहरण है? क्वेश्चन में नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं, भूतकाल में आज चल जाएगा। आगे बताओ, जानने की इच्छा उसको जिज्ञासा बोलते हैं। जानने की इच्छा, जिज्ञासा। आगे बताइए, जो देने योग्य हो उसको दे कहते हैं। जो देने योग्य हो उसको क्या कहते हैं? दे कहते हैं। उसको प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे, शब्द की अशुद्धियां, कौन सा शब्द शुद्ध है? प्यारे बच्चों, शोणित लिखा हुआ है, शोणित सही तरीके में ऐसे लिखाता है, शोट, टवर्गिना, हर्षेकार और नता। आगे बताओ, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द शुद्ध है? इस प्रकार का क्वेश्चन एक दूगो रहता है, तो हितैषी ऐसे लिखाता है। चलो भाई, उच्छ्वास कैसे लिखाता है? उच्छ्वास प्यारे बच्चों ऐसे लिखाता है, सही उच्चारण यह है। अब कह रहा है चरमोत्कर्ष कैसे लिखाता है? चरमोत्कर्ष। अच्छा, ये वाला और ये वाला में क्या अंतर लग रहा है? कोई अंतर नहीं है, और होगा भी यही वाला बाबू, ये वाला चाहे बोल दीजिए, दोनों है। आगे है, शुद्ध शब्द कौन सा है? 5वां नंबर, शुद्ध शब्द कौन सा है? अभिलाषा शुद्ध है, तो ए ऑप्शन कर लीजिए। आगे बताओ, अशुद्ध शब्द कौन सा है? तो अशुद्ध शब्द में आएगा श्रृंगार, यानी कि बी नंबर ऑप्शन सही होगा। आगे बताइए, शुद्ध शब्द कौन सा है? 7वां नंबर क्वेश्चन, तो शुद्ध शब्द प्रकृति कैसे लिखाता है? ऐसे, ए ऑप्शन प्रकृति हो गया। आगे बताओ बाबू, देवनागरी, तो देवनागरी तो एकदम सही उच्चारण, ऐसे ही आप लोग को भी पता है कि देवनागरी ऐसे ही लिखाता है। आगे बताइए, शुद्ध शब्द कौन सा है? सौहार्द क्या है बाबू? ये शुद्ध है, याद रखिएगा। सौहार्द क्या हो जाएगा? ये शुद्ध हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। शुद्ध शब्द कौन सा है? अब कोई किसका शुद्ध? प्रामाणिक, तो प्रामाणिक प्यारे बच्चों डी ऑप्शन प्रामाणिक, याद रखिएगा। हमको लगता है 5-6 क्वेश्चन और है, उसके बाद आपका व्याकरण समाप्त। चलिए, कह रहा है कि शुद्ध शब्द कौन सा है? 11 नंबर, तो जवाब क्या होगा? अनाधिकार क्या है? शुद्ध शब्द है। आगे बताइए, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द, 12 नंबर क्वेश्चन, जवाब क्या होगा बाबू? याद रखिएगा, शुद्ध कौन सा है? वनवास, ये सब तो शुद्ध है। आगे, शुद्ध शब्द कौन सा है? हासिल, हितैषी, सौहार्द और हिंग, तो प्यारे बच्चों इसमें सौहार्द जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है, सी ऑप्शन याद रखिएगा। शुद्ध शब्द कौन सा है? दैहिक, गुप्त, गुणी और तत्व, इसमें शुद्ध, ये शुद्ध कौन सा है? गुप्त, जो क्या है बाबू? एकदम शुद्ध शब्द है, याद रखिएगा। आगे, इसमें शुद्ध कौन सा है? यशलाभ, संवरण, सदुपदेश, स्वयंवर जो है वो एकदम शुद्ध लिखा हुआ है। आगे बताइए, शुद्ध शब्द इसमें कौन सा है? जवाब होगा महत्वाकांक्षा, एकदम शुद्ध शब्द है। आगे बताइए, शुद्ध शब्द कौन सा है? दधीची क्या है? एकदम शुद्ध शब्द है बाबू, याद रखिएगा। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द कौन सा है? कवि, इत्री, ऊंचाई, अंतर, चहार दीवारी। कवित्री जो है वो शुद्ध लिखा हुआ है ना, कवि इत्री, ठीक है, कवित्री। चलिए, अब उसके बाद खत्म। तो प्यारे बच्चे, संपूर्ण व्याकरण समाप्त हो गया। संपूर्ण व्याकरण समाप्त। इतना अगर देख लिए हैं
सोच लो, बहुत ज्यादा लंबा क्लास नहीं हुआ है। अगर इतना आप लोग देख लिए हैं बाबू, तो मान के चलो कि आपका व्याकरण में ऑब्जेक्टिव में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना, व्याकरण में ऑब्जेक्टिव में खास करके एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बताओ बाबू जल्दी से, हैं? एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। अच्छा एक मिनट, कवयित्री होता है ना, कभी इत्री नहीं होता है, इसका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चार दीवारी, चार नहीं होता है, चार दीवारी होता है। इसका ऊंचाई सही हो जाएगा, हमको लगता है ऊंचाई सही है। ठीक है ना, 18 का बी कर लीजिएगा, और उसके बाद आपका ये संपूर्ण व्याकरण समाप्त हो गया। ठीक है बाबू, अब बताओ और कोई दिक्कत? और कोई दिक्कत है बाबू? तो आपका पूरा व्याकरण जो है वो समाप्त हो गया है। अब शाम में एक बार पुनः प्यारे बच्चे हम लोगों को जो जो क्वेश्चन कल के लिए इंपॉर्टेंट है वो एक बार बताना है, जिसमें कि हिंदी वाला भी, किताब वाला भी आपका कुछ व्याकरण आएगा, और कुछ इधर से भी व्याकरण, कुछ व्याकरण वाला भी हम पोर्शन शाम में भी करवा देंगे। कुछ निबंध हो गया, कुछ संवाद हो गया, ये सब शाम में भी करवा देंगे। तो आप लोग थोड़ा सा शाम में रेडी रहिएगा। ठीक है ना, शाम का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगा, तो उसको आप लोग ध्यान से याद रखिएगा। ठीक है, तो शाम के लिए प्यारे बच्चों आप लोग जरूर तैयार रहिएगा। बाकी मिलते हैं प्यारे बच्चे अब आप लोगों से हम शाम वाली क्लास में। तो शाम के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक। आराम से आप लोग सेंटर पे जाइए, सेंटर वगैरह देख लीजिए। दिन भर में आप लोग सेंटर के अगल बगल घूम करके आ जाइएगा। शाम को बैठ करके पढ़ाई करिएगा, और कल सुबह जा करके आप लोगों को एग्जाम दे देना है। तो आज दिन में आप लोग बढ़िया से आराम से सेंटर पे जाइए, सब कुछ घर से ले लीजिएगा, कोई चीज छूटे ना प्यारे बच्चों, इसका ध्यान रहे। ठीक है ना, कोई भी चीज छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए बेस्ट ऑफ लक हमारे तरफ से। निकलिए अपने घर से और जाइए अपने लक्ष्य की ओर। ठीक है ना, ये लक्ष्य प्यारे बच्चों आपका है। तो प्यारे बच्चों अब आप लोग खूब बढ़िया से एकदम पॉजिटिव मन के साथ, ठीक है ना, मन में थोड़ा सा भी निगेटिव मत आने दीजिए, एकदम पॉजिटिवनेस के साथ जाइए कि एकदम हम पॉजिटिव हैं। पॉजिटिव होकर के जाइए, और तब जाकर के परीक्षा आपका बढ़िया होगा बाबू। ठीक है ना, तो मिलते हैं प्यारे बच्चों अब शाम वाली क्लास में। सभी बच्चों का इंतजार रहेगा शाम वाली क्लास में, तो आप शाम में जरूर जुड़िएगा। जय हिंद प्यारे बच्चों। हाँ, एक बच्चे लिख रहे हैं कि सर छठी मैया मनोकामना पूरा करेंगे। जरूर पूरा करेंगे, सब पूरा करेंगे। आप मेहनत किए हो तो ये मेहनत ऐसे ही बर्बाद नहीं जाएगा, इसका बड़ा पॉजिटिव फल निकलेगा बाबू। तो आप लोग जाइए और खूब बढ़िया से लिख करके आइए। जय हिंद।